वेरी गुड डे माय डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं तुमको एक्सप्लेन करूंगा और समझाऊंगा कि इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे निकालते हैं। इस वीडियो को बनाने के बेसिकली दो रीज़न्स हैं। पहला रीज़न तो ये है कि ये टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम का पेपर, अगर तुम किसी भी एग्ज़ाम का पेपर देखो तो कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आता है जिसमें तुमसे पूछा जाता है कि इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना है। तो अगर वो तुम गलत निकालते हो तो बाकी का जो सॉल्यूशन है और जो रिलेटेड कंप्यूटेशन है टोटल इनकम का, वो सब गलत हो जाएगा और तुम्हारे मार्क्स कट जाएंगे। दूसरा रीज़न ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझको आके बोला है कि सर इस टॉपिक पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, थोड़ी सी लैक ऑफ क्लैरिटी है और हम सही तरीके से कई बार रेजिडेंशियल स्टेटस इंडिविजुअल का नहीं निकाल पाते हैं, गलत रेजिडेंशियल स्टेटस हमसे निकल जाता है। तो क्या आप इस पर एक एक्सप्लेनेटरी वीडियो बना सकते हैं? तो ये दो रीज़न्स हैं बेसिकली जिसकी वजह से आज मैं ये वीडियो तुम सबके यूज़ के लिए, बेनिफिट के लिए बना रहा हूँ। तो पहले तो हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे बहुत अच्छे से इन डेप्थ, ओके, और उसके बाद हम इलस्ट्रेशंस को साथ में करेंगे जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट, उसकी जो एप्लीकेशन है वो बिल्कुल उस पर हमको क्लैरिटी मिल जाएगी। मेन कॉन्सेप्ट पे आने के पहले कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमको समझ जाना चाहिए। तो इनकम टैक्स जो है वो किस पे चार्ज होता है? वो टोटल इनकम पे चार्ज होता है, ये तो हमको पता है। और टोटल इनकम का मतलब क्या होता है? टोटल अमाउंट ऑफ इनकम रिफर अंडर सेक्शन 5। ये होता है सेक्शन 5 क्या डिटरमाइन करता है? स्कोप ऑफ टोटल इनकम, ठीक है, कंप्यूटेड इन द मैनर लेड डाउन इन द एक्ट, ठीक है। तो सेक्शन 5 क्या करता है? इट आउटलाइंस द स्कोप ऑफ टोटल इनकम। और टोटल इनकम, जो स्कोप ऑफ टोटल इनकम है वो किस पे डिपेंड होता है? वो डिपेंड होता है रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ पर्सन। और रेजिडेंशियल स्टेटस का प्रोविज़न दिया है सेक्शन 6 में। तो हम क्या करते हैं, हम पहले रेजिडेंशियल स्टेटस निकालते हैं। रेजिडेंशियल स्टेटस को डिटरमाइन करके हमको ये पता पड़ता है कि स्कोप ऑफ टोटल इनकम क्या होगा, जिसको यूज़ करके हम टोटल इनकम को अराइव करते हैं और टोटल इनकम पे फिर हम रेट ऑफ टैक्स लगाते हैं, तो वो हमारी टैक्स लायबिलिटी निकल आती है। तो टैक्स लायबिलिटी को निकालने के लिए हमको टोटल इनकम चाहिए। टोटल इनकम को निकालने के लिए हमको जानना ज़रूरी है कि स्कोप ऑफ टोटल इनकम क्या रहेगी। और स्कोप ऑफ टोटल इनकम एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल एसएससी के लिए जानने के लिए हमारा ये जानना ज़रूरी है कि उसका रेजिडेंशियल स्टेटस इन द प्रीवियस ईयर क्या रहेगा। और रेजिडेंशियल स्टेटस हम किस सेक्शन के अंडर निकालते हैं? सेक्शन 6 के अंडर हम निकालते हैं। तो ये लिंकेज एक तो समझ में आ जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये समझ में आना चाहिए कि रेजिडेंशियल स्टेटस दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है रेसिडेंट और दूसरा होता है नॉन रेसिडेंट। अच्छा, रेसिडेंट कौन होता है? ये सेक्शन 6 को यूज़ करके हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो रेसिडेंट क्या है, रेसिडेंट कौन है, वो एक्ट में दिया हुआ है। पर नॉन रेसिडेंट क्या है? नॉन रेसिडेंट मीन्स अ पर्सन हु इज़ नॉट अ रेसिडेंट। तो हमको क्या निकालना होता है? हम ये नहीं निकालते हैं कि नॉन रेसिडेंट है कि नहीं, हम ये निकालते हैं कि वो रेसिडेंट है कि नहीं। अगर रेसिडेंट है तो इंडिविजुअल विल बी ट्रीटेड एज अ रेसिडेंट। अगर रेसिडेंट नहीं है तब उसको क्या माना जाता है? तब उसको माना जाता है नॉन रेसिडेंट। ओके, नॉन रेसिडेंट। तो हम प्रोएक्टिवली हम ये पता करते हैं कि वो रेसिडेंट है कि नहीं। अगर रेसिडेंट नहीं है तो उसको माना जाता है नॉन रेसिडेंट, ठीक। अच्छा, जहाँ तक इंडिविजुअल और एचयूएफ का सवाल है, अगर इंडिविजुअल रेसिडेंट है तो फर्दर एक सब क्लासिफिकेशन है, उसको या तो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट मान सकते हैं जिसका शॉर्ट फॉर्म है आरओआर, या उसको रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट मान सकते हैं जिसका शॉर्ट फॉर्म है आरएनओआर। तो रेसिडेंट, तो इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में या तो वो रेसिडेंट होगा और अगर रेसिडेंट नहीं है तो वो नॉन रेसिडेंट बन जाएगा। अगर रेसिडेंट है तो हमको फर्दर क्लासिफिकेशन उसका करना पड़ेगा एज आरओआर और एज आरएनओआर। ये आरओआर और आरएनओआर वाला क्लासिफिकेशन, सब क्लासिफिकेशन सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में रेलिवेंट है, बाकी एसएससीज के केस में ये रेलिवेंट नहीं है, ठीक। तीसरा पॉइंट, एक जो रेजिडेंशियल स्टेटस निकालने का जो मेन पर्पस है, जैसा कि हम जानते हैं कि ये डिटरमाइन करना है कि उसकी स्कोप ऑफ टोटल इनकम क्या है। और इसलिए स्कोप ऑफ टोटल इनकम क्या है वो निकालने के लिए हम रेजिडेंशियल स्टेटस को पहले डिटरमाइन करते हैं। तो रेजिडेंशियल स्टेटस का एक सबसे बड़ा फंक्शन होता है, इट डिटरमाइंस द डिग्री ऑफ नेक्सस ऑफ अ पर्सन विद इंडिया। किसी इंडिविजुअल का इंडिया के संग नेक्सस कितना है, उसका इंडिया के संग जो इकोनॉमिक कनेक्शन है, ओके, वो कितना है,
वो डिटरमाइन करता है कि स्कोप ऑफ टोटल इनकम उसकी क्या होगी, किस हद तक उसकी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी। ऑब्वियसली अगर कॉमन सेंस थोड़ा सा लगा के लॉजिकली सोचो, तो अगर इंडिया में किसी का कनेक्शन बहुत ज़्यादा है तो उसकी ज़्यादा इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी, ओके। और अगर वो कनेक्शन या जो उसका इकोनॉमिक नेक्सस है वो इंडिया से कम होता चला जाता है, तो हमारी कंट्री को, इंडिया को उतना ही कम राइट मिलेगा उसकी इनकम को टैक्स करने के लिए। तो लोअर द नेक्सस, लोअर द टैक्सेबिलिटी, ग्रेटर द नेक्सस विद इंडिया, ग्रेटर द टैक्सेबिलिटी। और ये फंक्शन होता है रेसिडेंशियल स्टेटस का। रेसिडेंशियल स्टेटस जैसा कि हमने देखा कि ROR, RNOR और NR, ठीक है, ये 3 रेसिडेंशियल स्टेटस हम डिटरमाइन कर सकते हैं इंडिविजुअल के केस में, और उसी के हिसाब से उसी ऑर्डर में नेक्सस रिफ्लेक्ट होता है, इंडिकेट होता है, और उसके हिसाब से ही टैक्सेबिलिटी पर इम्पैक्ट आता है। तो ग्रेटेस्ट टू लीस्ट अगर ये ऑर्डर को हम देखें तो ROR, RNOR और फिर NR। इसका मतलब अगर हम रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट की बात करें ROR, तो उसका इकोनॉमिक नेक्सस इंडिया के संग ग्रेटेस्ट होता है, तो इसलिए उसकी सबसे ज़्यादा इनकम टैक्सेबल होती है। जैसा कि अभी हम देखेंगे कि ना केवल इंडियन इनकम टैक्सेबल होती है बल्कि फॉरेन इनकम भी टैक्सेबल होती है। बेसिकली उसकी वर्ल्ड वाइड या ग्लोबल इनकम इंडिया में टैक्सेबल होती है, ओके। अगर हम NR की बात करें, दूसरे एक्सट्रीम पे जाएं, तो NR का इंडिया के संग नेक्सस जो है वो लीस्ट होता है, इसलिए उसकी सबसे कम इनकम टैक्स होती है। उसकी वर्ल्ड वाइड इनकम इंडिया में टैक्स नहीं होती, इंडिया के पास राइट ही नहीं है, वो तो नॉन रेसिडेंट है, ओके। तो सिर्फ इंडियन इनकम टैक्सेबल होती है, फॉरेन इनकम टैक्सेबल नहीं होती है। ROR और NR के बीच में एक कैटेगरी क्रिएट करी गई है RNOR की, ठीक है। तो उसमें ROR जितना नेक्सस नहीं होता है, ROR जितना ज़्यादा नेक्सस नहीं होता है, और नॉन रेसिडेंट जितना कम नेक्सस भी नहीं होता है, तो नेक्सस थोड़ा सा बीच में रहता है, तो इसलिए टैक्सेबिलिटी भी जो है वो ROR और NR के बीच में RNOR की रहती है। तो ये देखो, ये स्कोप ऑफ इनकम को रिफ्लेक्ट करता हुआ चार्ट है, और इस टेबल को अगर तुम देखो तो ROR है, RNOR है और NR है, और यहाँ दिया हुआ है इनकम इंक्लूडेड इन टोटल इनकम, किस एक्सटेंट तक उसकी इनकम टोटल इनकम में इंक्लूड करी जाती है। तो बेसिकली इंडियन इनकम होती है और फॉरेन इनकम होती है। इनकम को इन 2 पार्ट्स में हम कैटेगराइज कर सकते हैं। अब अगर ROR की बात करें, ROR की बात करें तो इंडियन इनकम भी टैक्सेबल होती है और फॉरेन इनकम भी टैक्सेबल होती है। तो बेसिकली ग्लोबल इनकम, वर्ल्ड वाइड इनकम टैक्सेबल होती है। क्यों? क्योंकि ROR का इंडिया के संग नेक्सस या जो इकोनॉमिक कनेक्शन है दैट इज़ द ग्रेटेस्ट, दैट इज़ द हाईएस्ट। अब अगर NR को देखो तो सिर्फ इंडियन इनकम टैक्सेबल होती है, फॉरेन इनकम टैक्सेबल नहीं होती है। तो NR का इंडिया के संग नेक्सस या इकोनॉमिक कनेक्शन लीस्ट है, तो उसकी टैक्सेबिलिटी भी लीस्ट है। इसके और इसके बीच में आ जाता है RNOR, जिसके केस में इंडियन इनकम भी टैक्सेबल होती है और फॉरेन इनकम में एक पर्टिकुलर कंपोनेंट टैक्सेबल होता है। वो क्या है कि अगर बिजनेस इनकम है या प्रोफेशन से इनकम हो रही है जो कि एक्रू और अराइज हो रही है आउटसाइड इंडिया, लेकिन अगर बिजनेस इंडिया से कंट्रोल हो रहा है और प्रोफेशन इंडिया में सेटअप है, तो उस केस में फॉरेन इनकम होते हुए भी वो RNOR के केस में इंडिया में टैक्सेबल हो जाती है, और बाकी जो फॉरेन इनकम है वो टैक्सेबल नहीं होती। तो ROR के बीच में क्लासिफिकेशन रहता है RNOR का, जहाँ तक टैक्सेबिलिटी का सवाल है, ठीक है। तो ये पॉइंट तो हमको क्लियर कर लेना चाहिए कि जब हम रेसिडेंशियल स्टेटस निकालेंगे तो रेसिडेंशियल स्टेटस क्या इंडिकेट करता है, क्या रिफ्लेक्ट करता है, क्या कैप्चर करता है इंडिया के संग एक SSC का इकोनॉमिक नेक्सस या एक इकोनॉमिक कनेक्शन। और उसी के बेसिस पर जब हम स्कोप ऑफ टोटल इनकम में जाएंगे तब वहाँ पर स्कोप ऑफ टोटल इनकम कम या ज़्यादा होता है और अकॉर्डिंगली उसकी टैक्सेबिलिटी कम या ज़्यादा बन जाती है। तो ये रेसिडेंशियल स्टेटस का एक बहुत बड़ा फंक्शन है, और इसीलिए रेसिडेंशियल स्टेटस निकालने के बाद ही हम टोटल इनकम को डिटरमाइन करके फिर उस पर टैक्स लायबिलिटी निकाल सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलो अब हम अपने कोर कॉन्सेप्ट पे आते हैं। रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल, ये हम किस तरीके से निकालेंगे। अब रेसिडेंशियल स्टेटस को निकालने के लिए रूल्स हैं, और रूल्स को अगर हम कैटेगराइज करें तो 3 कैटेगरीज में इन रूल्स को हम बांट सकते हैं। पहला स्पेशल रूल्स है, दूसरा जनरल रूल्स है, और तीसरा है स्टेटलेस रूल, ठीक है। अब इन रूल्स का फंक्शन क्या है, इन रूल्स का हम करते क्या है, तो इन रूल्स को हम अप्लाई करते हैं चेक करने के लिए। क्या चेक करने के लिए? वेदर एन इंडिविजुअल इज अ रेसिडेंट। हम इन रूल्स का यूज़ ये चेक करने के लिए नहीं करते हैं कि इंडिविजुअल नॉन रेसिडेंट है कि नहीं। जैसा हमने पहले कहा, नॉन रेसिडेंट वो होता है जो रेसिडेंट नहीं है, तो हमको ये जानना पड़ेगा पहले कि वो रेसिडेंट है कि नहीं।
ठीक है। तो हमारा फोकस सबसे पहले रहता है ये जानने के लिए कि एक इंडिविजुअल रेसिडेंट है कि नहीं। तो ये रूल्स क्या करते हैं, ये रूल्स हमारी हेल्प करते हैं ये फाइंड आउट करने के लिए कि एक इंडिविजुअल रेसिडेंट है कि नहीं। अगर इंडिविजुअल किसी भी रूल में, स्पेशल रूल हो गया, जनरल रूल हो गया, स्टेटलेस रूल हो गया, किसी भी रूल में अगर रेसिडेंट नहीं है तो इसका मतलब फिर ऑटोमेटिकली ये बन जाता है कि वो नॉन रेसिडेंट मान लिया जाएगा। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले प्रोविजंस देखेंगे इन रूल्स के क्या हैं, और उसके बाद हम एंड में हम स्टेप्स को समराइज करेंगे जिनको हमको फॉलो करना है टू डिटरमाइन रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल, कि वो रेजिडेंट बनेगा कि वो नॉन रेजिडेंट बनेगा। अगर रेजिडेंट बनेगा तो फिर वो ROR बनेगा कि RNOR बनेगा, और अगर रेजिडेंट नहीं है तो इसका क्या मतलब हुआ, सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि फिर वो नॉन रेजिडेंट मान लिया जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्पेशल रूल्स, फिर हम देखेंगे जनरल रूल्स, फिर हम देखेंगे स्टेटलेस रूल, और फिर हम देखेंगे स्टेप्स जिनको फॉलो करके हम ये पता कर सकते हैं कि इंडिविजुअल का फाइनली जो अल्टीमेट रेजिडेंशियल स्टेटस है वो क्या है। ठीक, तो स्पेशल रूल्स में आते हैं। अब 4 तरीके के स्पेशल रूल्स हैं, जैसा कि तुम चार्ट में देख रहे हो 4 तरीके के ये स्पेशल रूल्स हैं, और ये टारगेट करते हैं स्पेसिफिक कैटेगरीज ऑफ इंडिविजुअल्स को, स्पेसिफिक कंडीशंस है, ओके, उनको मीट करने पर एक इंडिविजुअल स्पेशल रूल में फॉल करता है, और फिर हम देखते हैं कि उन स्पेशल रूल के अंतर्गत वो रेसिडेंट माना जाएगा कि नहीं। The individual becomes a resident in India if he is in India for at least the specified number of days, और एक बार वो रेसिडेंट बन जाता है तो फिर उसको हम क्लासिफाई करते हैं या तो ROR के तौर पर या फिर RNOR के तौर पर, डिपेंडिंग ऑन हिज हिस्टोरिकल रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ प्रेजेंस इन इंडिया। अब देखते हैं इन चारों रूल्स के बारे में, और ये चारों रूल्स के प्रोविजंस क्या है, ध्यान से सुन लो। पहला है शिप क्रू रूल, दूसरा है एम्प्लॉयमेंट रूल, तीसरा है विजिट रूल, और चौथा है विजिट एंड इनकम रूल। तो पहला रूल क्या है, पहला रूल है शिप क्रू रूल। ये शिप क्रू रूल किसको अप्लाई करता है, कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए शिप क्रू रूल के एप्लीकेबिलिटी के लिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए इंडिविजुअल, तो फॉरेन सिटीजन कवर नहीं है। हु लीव्स इंडिया इन द प्रीवियस ईयर, जो प्रीवियस ईयर में इंडिया के बाहर जा रहा है, हु इज़ लीविंग इंडिया, कोई अगर इंडिया में आ रहा है, बाहर से इंडिया में अगर आ रहा है, एंटर कर रहा है, तो ये शिप रूल एप्लीकेबल नहीं है। ही शुड लीव इंडिया इन द प्रीवियस ईयर एज वॉट, एज अ मेंबर ऑफ द क्रू ऑफ एन इंडियन शिप। तो वो किस कैपेसिटी में इंडिया के बाहर जा रहा है, इंडियन शिप में है, फॉरेन शिप की बात नहीं हो रही है। एज अ मेंबर ऑफ द क्रू, पैसेंजर की बात नहीं हो रही है। तो अगर वो क्रू का मेंबर है और शिप अगर इंडियन शिप है और वो इंडिया को लीव कर रहा है प्रीवियस ईयर में और वो सिटीजन ऑफ इंडिया है, तब ये शिप क्रू रूल अप्लाई होगा। तो ये सारी कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती हैं तो फिर हम अब आते हैं कि उसका रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे डिटरमाइन होगा कि वो रेसिडेंट है कि नहीं, ओके, इस स्पेशल रूल के अंडर। तो इसमें 2 कंडीशंस होती हैं, एक तो बेसिक स्टे कंडीशन होती हैं और सेकेंडरी स्टे कंडीशंस होती हैं। बेसिक स्टे कंडीशन को यूज़ करके हम जानते हैं कि वो रेसिडेंट है कि नहीं, और अगर रेसिडेंट है तो फिर सेकेंडरी स्टे कंडीशंस को यूज़ करके हम जानते हैं कि वो ROR है कि RNOR है। ठीक, तो अगर शिप क्रू रूल की हम बात करें तो अगर इंडिविजुअल इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है तो वो बेसिक स्टे कंडीशन को यूज़ करके हम कैसे जानेंगे कि वो रेसिडेंट है कि नहीं। वो रेसिडेंट तब माना जाएगा when he is in India for 182 days or more in the previous year, जब वो प्रीवियस ईयर में 182 डेज या उससे ज़्यादा इंडिया में प्रेजेंट है। 182 डेज का मतलब करीब करीब 6 महीने, तो आधा साल, मतलब आधे साल या उससे ज़्यादा, मतलब मेजोरिटी ऑफ द ईयर। अगर वो मेजोरिटी ऑफ द ईयर में, अगर वो मेजोरिटी पीरियड ऑफ द ईयर में इंडिया में है, मतलब स्पेसिफिकली 182 डेज या उससे ज़्यादा अगर इंडिया में है इन द प्रीवियस ईयर, तो वो बेसिक स्टे कंडीशन के अंडर रेसिडेंट माना जाएगा। अब अगर रेसिडेंट मान लिया गया है तो ऑब्वियसली नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम सेकेंडरी स्टे कंडीशंस को यूज़ करके अब जानेंगे कि उसको हम ROR माने कि हम उसको RNOR माने। तो उसके लिए 2 चीज़ों को डिटरमाइन करना ज़रूरी होता है। इज़ ही अ नॉन रेसिडेंट इन 9 आउट ऑफ 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स, क्या वो 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स, करंट प्रीवियस ईयर और उसके पहले वाले 10 प्रीवियस ईयर्स, उसमें देखो, उसमें कम से कम 9 साल, कम से कम 9 ईयर्स वो नॉन रेसिडेंट है कि नहीं, कम से कम 9 ईयर्स नॉन रेसिडेंट है कि नहीं, 9 साल या 10 के 10 साल, ये हमको चेक करना होगा। दूसरी चीज़ हमको चेक करनी होगी कि
whether he is in India for 729 days or less in the preceding 7 previous years. Okay, preceding 7 previous years की फिगर्स निकालो उसकी प्रेजेंस की और फिर देखो कि वो 729 डेज या लेस है कि नहीं। 729 डेज ऐसा समझो कि 2 साल का पीरियड, तो 2 साल से भी 2 साल या उससे भी कम समय के लिए वो पिछले 7 सालों में है कि नहीं। तो अगर इनमें से कोई भी कंडीशन या दोनों कंडीशन, एनी ऑफ द अबव कंडीशंस इज सेटिस्फाइड, मतलब इन दोनों में से ये 1 या 2 या दोनों 1 और 2 अगर सेटिस्फाई हो रही हैं तो उसको हम मान लेंगे RNOR, और अगर कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो हम उसको मान लेंगे ROR। अब इसमें ध्यान से देखना, इसमें इंडिविजुअल का जो इकोनॉमिक कनेक्शन है या जो नेक्सस इन इंडिया है वो कैसे रिफ्लेक्ट हो रहा है। हम RNOR मान रहे हैं और हम ROR मान रहे हैं, तो ROR का मतलब उसका नेक्सस, उसका कनेक्शन सबसे ज़्यादा है, और RNOR मतलब कि ROR से कम है उसका इंडिया के साथ नेक्सस या उसका इंडिया के संग जो कनेक्शन है। ये इससे कैसे पता पड़ रहा है? नॉन रेसिडेंट है वो पिछले 10 साल में 9 या 10 साल, मतलब कम से कम 9 साल तो वो नॉन रेसिडेंट है, तो भैया बहुत वीक इसका नेक्सस इंडिया से है। या पिछले अगर हम 7 प्रीवियस ईयर्स की बात करें तो 729 डेज से ज़्यादा उसका स्टे ही नहीं है। ओके, मतलब 2 साल या उससे कम तो वो पिछले 7 साल में इंडिया में प्रेजेंट रहा है, तो इसका मतलब नेक्सस वीक है। तो अगर ये सेटिस्फाई हो रही है या ये सेटिस्फाई हो रही है, दोनों सेटिस्फाई हो रही हैं, इसका मतलब उसका नेक्सस इंडिया के संग कम है, तो इसलिए हम उसको RNOR मानेंगे। और अगर ये दोनों ही सेटिस्फाई नहीं हो रही हैं तो इसका मतलब उसका कनेक्शन या उसका नेक्सस इंडिया के संग हम कह सकते हैं कि ज़्यादा है, तो इसलिए हम उसको ROR मानेंगे। और ROR मानते ही क्या होगा, जैसा कि हमने देखा स्कोप ऑफ टोटल इनकम में, कि उसकी ग्लोबल इनकम, वर्ल्ड वाइड इनकम टैक्स होनी शुरू हो जाएगी इंडिया में। ओके, तो इस तरीके से हम डिटरमाइन करते हैं शिप क्रू रूल में। पहले हम देखते हैं कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं, फिर हम देखते हैं बेसिक स्टे कंडीशन में वो रेसिडेंट है कि नहीं, और रेसिडेंट है तो फिर हम इन दोनों कंडीशंस के हिसाब से फाइंड आउट करते हैं कि वो RNOR है कि ROR है। ठीक, अब हम दूसरे स्पेशल रूल की तरफ आते हैं जो कि है एम्प्लॉयमेंट रूल। ये किसको अप्लाई करता है? सिटीजन ऑफ इंडिया को। शिप क्रू रूल की तरह सिटीजन ऑफ इंडिया को एम्प्लॉयमेंट रूल भी अप्लाई करता है, और यहाँ भी वो इंडिया को लीव कर रहा है प्रीवियस ईयर में। इज लीविंग इंडिया इन द प्रीवियस ईयर फॉर व्हाट? फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। वो एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडिया से बाहर जा रहा है, इंडिया को लीव कर रहा है प्रीवियस ईयर में, और वो सिटीजन ऑफ इंडिया है। अब एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या हुआ? एम्प्लॉयमेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं हुआ कि वो कहीं जॉब करने के लिए बाहर जा रहा है ऑन सैलरी और उसका वहाँ कोई एम्प्लॉयर होगा जो उसको सैलरी देगा, नहीं। एम्प्लॉयमेंट मतलब कि हम किसी भी चीज़ में अपने आप को एम्प्लॉय कर रहे हैं, वो हमारा प्रोफेशन हो, वो हमारा बिजनेस हो, वो कोई भी काम हो, उसको हम एम्प्लॉयमेंट ही बोलेंगे। तो अगर वो एम्प्लॉयमेंट के लिए, किसी भी काम के लिए इंडिया को लीव कर रहा है प्रीवियस ईयर में और वो सिटीजन ऑफ इंडिया है, तो सेम रूल्स फॉलो करेंगे हम जो कि शिप क्रू रूल में फॉलो करे थे। रेसिडेंट है कि नहीं ये जानने के लिए बेसिक स्टे कंडीशन 182 डेज या मोर इन द प्रीवियस ईयर, और फिर ROR और RNOR जानने के लिए सेकेंडरी स्टे कंडीशंस जो कि ये 2 थी। वो नॉन रेसिडेंट है कि नहीं 9 आउट ऑफ 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स, या वो 729 डेज या उससे कम में है इन इंडिया इन द प्रीसीडिंग 7 प्रीवियस ईयर्स। इनमें से कोई भी या दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो RNOR, और कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो ROR। तो बेसिकली शिप क्रू रूल और एम्प्लॉयमेंट रूल में जो बेसिक स्टे कंडीशन है और जो सेकेंडरी स्टे कंडीशन है वो क्या है? वो सेम है। अब हम चलते हैं बाकी के जो 2 रूल्स हैं उनकी तरफ। तो ये रूल्स कौन से हैं? ये रूल्स हैं विजिट रूल्स और विजिट एंड इनकम रूल। इन दोनों ही रूल्स में एप्लीकेबिलिटी कंडीशन सेम है। ठीक, और वो क्या है? इंडिविजुअल क्या होना चाहिए? सिटीजन ऑफ इंडिया या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, मतलब PIO। तो या तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए या PIO होना चाहिए। ओके, शिप क्रू रूल और एम्प्लॉयमेंट रूल में सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। विजिट रूल और विजिट एंड इनकम रूल में भी सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। इन एडिशन अगर PIO है तो भी ये रूल्स अप्लाई होने लगेंगे। अब यहाँ पर हु कम्स ऑन अ विजिट टू इंडिया इन द प्रीवियस ईयर, जो इंडिया से जा नहीं रहा है बल्कि प्रीवियस ईयर में बाहर से इंडिया में आ रहा है। शिप क्रू रूल और एम्प्लॉयमेंट रूल में क्या हो रहा था? वो इंडिया से जा रहा है, लीविंग। विजिट रूल और विजिट एंड इनकम रूल में क्या हो रहा है? वो इंडिया आ रहा है ऑन अ विजिट। अगर ये सेटिस्फाई होती हैं तो फिर हमको एक चीज़ कंप्यूट करनी पड़ती है,
एक चीज़ क्या कंप्यूट करनी पड़ती है, टोटल इनकम विच इज़ अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज। टोटल इनकम को निकालना है, पर उसमें वो इनकम हमको नहीं इंक्लूड करनी है जो फॉरेन सोर्सेज से है, मतलब फॉरेन सोर्सेज की इनकम को हमको उससे बाहर निकाल देना है, बाकी टोटल इनकम कंप्यूट करनी है। इन अदर वर्ड्स टोटल इनकम फ्रॉम इंडियन सोर्सेज। ठीक, ये हमको कंप्यूट कर लिया। और थ्रेशोल्ड क्या है, 15 लाख। तो अगर ये टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज जो है ये अप टू 15 लाख है इन द प्रीवियस ईयर। इन द प्रीवियस ईयर अगर 15 लाख से एक्सीड नहीं कर रही है तो विजिट रूल अप्लाई होगा। क्या होगा, विजिट रूल अप्लाई हो जाएगा। और अगर 15 लाख से एक्सीड कर रही है तो विजिट एंड इनकम रूल अप्लाई हो जाएगा। तो ये अमाउंट डिटरमाइन करेगा कि हम विजिट रूल लगाएं या विजिट एंड इनकम रूल लगाएं। अगर ये टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज 15 लाख से एक्सीड नहीं कर रही है, 15 लाख तक है, तो विजिट रूल लगेगा। और उस केस में जो स्टे कंडीशंस हैं, बेसिक स्टे कंडीशन भी और सेकेंडरी स्टे कंडीशंस भी वो सेम रहेंगी जो हमने शिप क्रू रूल और एम्प्लॉयमेंट रूल के केस में देखी। मतलब 182 डेज या उससे ज़्यादा प्रीवियस ईयर में है तो रेजिडेंट, और फिर अगर ये जो कंडीशंस थी सेकेंडरी स्टे कंडीशंस उसमें से कोई भी एक या दोनों सेटिस्फाई हो रही हैं तो RNOR, और कोई भी सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो फिर ROR। इसका मतलब शिप क्रू रूल, एम्प्लॉयमेंट रूल और विजिट रूल की जो स्टे कंडीशंस है वो सेम है। क्लियर। अब अगर विजिट एंड इनकम रूल अप्लाई हो रहा है, मतलब उसकी टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज 15 लाख से ज़्यादा है, मतलब उसकी इंडियन सोर्स वाली इनकम 15 लाख से ज़्यादा है। इसका मतलब क्या इंडिकेशन हो रहा है, इसका मतलब इंडिकेशन ये हो रहा है कि उसका इंडिया के संग सफिशिएंट इकोनॉमिक कनेक्शन है, नेक्सस अच्छा खासा है, क्योंकि इंडियन सोर्सेज की इनकम उसकी 15 लाख से ज़्यादा बन रही है। तो रेसिडेंट बनाने का जो थ्रेशोल्ड है वो देखो यहाँ 182 डेज से घटकर यहाँ पर बन जाता है 120 डेज। कम समय के लिए रहने पर भी हम उसे रेसिडेंट मान लेंगे। क्यों? क्योंकि हम ऐसा मान रहे हैं कि उसका कनेक्शन इंडिया के संग कंपेरेटिवली ज़्यादा है, क्योंकि भैया 15 लाख से ज़्यादा उसकी टोटल इनकम फ्रॉम इंडियन सोर्सेज बन रही है। लेकिन सिर्फ एक यही कंडीशन नहीं है उसकी रेसिडेंट बनाने के लिए, एंड एक दूसरी कंडीशन भी है। वो क्या है कि प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर्स में 365 डेज या उससे ज़्यादा वो इंडिया में होना चाहिए, उसकी प्रेजेंस होनी चाहिए। मतलब पिछले 4 साल में कम से कम 1 साल, 365 डेज, कम से कम 1 साल तो उसकी इंडिया में प्रेजेंस होनी चाहिए। एंड इसका मतलब ये दोनों कंडीशंस जो हैं वो सेटिस्फाई होनी चाहिए, तब वो रेजिडेंट बनेगा। तो विजिट एंड इनकम रूल के केस में बेसिक स्टे कंडीशन ये नहीं है, बेसिक स्टे कंडीशन ये है। और 2 बेसिक स्टे कंडीशंस हैं, 120 दिन या उससे ज़्यादा करंट प्रीवियस ईयर में, और 365 डेज या उससे ज़्यादा प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर्स में। तो हम उसको क्या मान लेंगे, रेसिडेंट मानेंगे। अब ये डॉटेड लाइन देखो, जब रेसिडेंट मान लेंगे तो फिर ये जो सेकेंडरी स्टे कंडीशंस देख रहे हो ये विजिट एंड इनकम रूल में अप्लाई नहीं हो रही है। ये डॉटेड लाइन सीधे यहां से यहां पर आ रही है। तो रेसिडेंट जब हम मानेंगे तब हमको एक चीज और देखनी पड़ेगी कि क्या वो इंडिया में 182 डेज से कम है कि नहीं। अगर 182 डेज या उससे ज़्यादा इंडिया में है तो फिर विजिट एंड इनकम रूल को छोड़ के हम जनरल रूल में चले जाएंगे, जो हम अभी कुछ समय बाद देखेंगे। 182 डे रूल में हम चले जाएंगे और वहाँ पर चेक करेंगे कि उसका स्टेटस क्या है। लेकिन अगर 182 डेज से कम वो इंडिया में है इन द प्रीवियस ईयर तो फिर हम सीधे सीधे उसको RNOR बना देंगे। इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब ये हुआ कि रेसिडेंट बनने के लिए कंडीशंस क्या हैं, 120 डेज और मोर इन द प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज और मोर इन द प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर्स। फिर अगर वो 182 डेज या उससे कम इंडिया में है तो हम उसको RNOR मान लेंगे। तो करंट प्रीवियस ईयर में उसकी स्टे क्या होनी चाहिए, विजिट एंड इनकम रूल में RNOR बनने के लिए 120 डेज या ज़्यादा और 182 डेज से कम। और फिर ये एडिशनल कंडीशन है, ये सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो फिर वो सीधे RNOR बन जाता है, इन कंडीशंस को देखने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या समझे हम ये समझे कि भाई विजिट एंड इनकम रूल में वो ROR नहीं बन सकता, वो RNOR ही बन सकता है। तो इन तीनों स्पेशल रूल्स में वो ROR या RNOR बन सकता है, लेकिन विजिट एंड इनकम रूल में वो सिर्फ RNOR बन सकता है, ROR नहीं बन सकता। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया आपको।
तो ये स्टेप्स हैं ये देखने के लिए कि उसका रेसिडेंट का स्टेटस बनेगा कि नहीं, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और विजिट एंड इनकम रूल के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। उसको सीधा हम RNOR मान लेते हैं अगर वो 182 डेज से कम है इंडिया में इन द प्रीवियस ईयर। लेकिन अगर वो 182 डेज या उससे ज़्यादा है तो हम यहाँ से निकलकर जनरल रूल में पहुँच जाते हैं 182 डे रूल के अंडर, और जो कि अभी हम कुछ समय बाद देखेंगे। और वहाँ हम ये चेक करते हैं कि वो रेसिडेंट है कि नहीं, और अगर रेसिडेंट है तो जैसा कि हम देखेंगे उस रूल में फिर हम चेक करते हैं कि वो ROR है कि RNOR है। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक। अब देखो, अब विजिट एंड इनकम रूल और विजिट एंड इनकम रूल में हमने देखा कि PIO भी कवर्ड है। तो फिर क्वेश्चन उठता है कि सर ये PIO होता कौन है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होता कौन है। तो देखो, ये वो इंडिविजुअल होता है इफ़ ही, अगर वो खुद या एनी ऑफ हिज पेरेंट्स, कोई भी पेरेंट, मदर या फादर या दोनों, और ग्रैंड पेरेंट, ओके, ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर या दोनों, वॉज बॉर्न वेयर इन अनडिवाइडेड इंडिया। अनडिवाइडेड इंडिया मतलब पार्टीशन के पहले इंडिया अनडिवाइडेड थी, बांग्लादेश भी था, पाकिस्तान भी था, वगैरह वगैरह। तो अगर वो खुद या एनी ऑफ हिज पेरेंट्स या एनी ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स वॉज बॉर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया दैट इज बिफोर पार्टीशन, तो वो PIO बन जाएगा। और फिर वो विजिट रूल और विजिट एंड इनकम रूल में उसकी एप्लीकेबिलिटी हम चेक कर सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट, विजिट रूल और विजिट एंड इनकम रूल के लिए हमने एक चीज जो कंप्यूट करी थी वो क्या थी, टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस। तो फिर क्वेश्चन ये उठता है कि सर इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज का मतलब क्या है, क्योंकि इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज जो है वो इस टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज से हमको बाहर रखनी है, उसमें इंक्लूड नहीं करनी। तो ये जानना तो ज़रूरी है कि फिर इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज किसको मानेंगे। तो इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज वो होगी जो कि एक्रू कर रही है या विच इज़ अराइजिंग आउटसाइड इंडिया, क्योंकि वो बाहर एक्रू हो रही है, बाहर अराइज हो रही है, तो भाई इंडियन इनकम तो नहीं है, वो फॉरेन सोर्स की इनकम है, उसका सोर्स इंडिया में नहीं है तो इंडियन सोर्स इनकम नहीं है, दैट इज इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज, ओके। लेकिन जैसा तुम लोगों को पता होगा कि सेक्शन 9 है जिसमें होता है कि अगर इनकम एक्रू या अराइज इंडिया से बाहर भी हो रही है तब भी उसको माना जाएगा कि वो इंडिया में एक्रू और अराइज हो रही है, डीमिंग प्रोविजन के तहत इट विल बी डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। तो अगर डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया हो रही है तो उसको इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज कैसे मान सकते हैं, फिर तो वो इंडियन सोर्स की इनकम मान ली जाएगी, क्योंकि हम उसको डीम कर रहे हैं कि वो इंडियन सोर्स की इनकम है। फिर तो अगर ऐसा है तो फिर वो इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज में काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो उसको हम, तो इनकम विच इज नॉट डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया, डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया अगर नहीं है तो फिर सही मायने में वो इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज है, ओके। तो एक तो इनकम विच इज एक्रूइंग और अराइजिंग आउटसाइड इंडिया, लेकिन उसको हम डीम नहीं कर रहे हैं टू हैव एक्रू और अराइजिंग इन इंडिया, तो ऐसे केस में फिर वो इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज बन जाएगी। अभी एक और एक्सेप्शन है भाई, अगर वो बाहर एक्रू और अराइज कर रही है इनकम तो भी हम इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज नहीं मानेंगे, हम उसको इनकम फ्रॉम इंडियन सोर्सेज मान लेंगे। कब, जब वो इनकम बिजनेस से आ रही है या वो प्रोफेशन से आ रही है, और बिजनेस कंट्रोल हो रहा है कहाँ से, इंडिया से, या प्रोफेशन सेटअप कहाँ हुआ है, इंडिया में। तो ऐसे केस में अगर मान लो सेल बाहर हो रही है तो एक्रूअल बाहर हो रहा है पर बिजनेस इंडिया से कंट्रोल हो रहा है, तो भले ही वो फॉरेन सोर्स की इनकम है लेकिन हम ये कंप्यूट करते समय उसको इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज नहीं मानेंगे। और अगर प्रोफेशन की इनकम बाहर हो रही है एक्रू और या अराइज, लेकिन प्रोफेशन इंडिया में सेटअप है, तो भी हम उसको इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज नहीं मानेंगे। तो इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज हम कैसे मानेंगे, वो इनकम जो एक्रू और अराइज हो रही है आउटसाइड इंडिया, लेकिन इट इज नॉट डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। दूसरा पॉइंट, एक्सेप्ट, मतलब अगर बिजनेस इनकम है या प्रोफेशनल इनकम है जो कि एक्रू और अराइज हो रही है इंडिया के बाहर, लेकिन बिजनेस इंडिया से कंट्रोल हो रहा है और प्रोफेशन इंडिया में सेटअप है, तो उसका इंडिया में क्योंकि कनेक्शन स्टैब्लिश हो रहा है, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, इसलिए हम उसको फिर भी इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज नहीं मानेंगे।
हम उसको इनकम फ्रॉम इंडियन सोर्सेज ही मानेंगे। तो इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज को इस हिसाब से कैलकुलेट करके हमको उसको इग्नोर करना पड़ेगा, उसको बाहर निकालना पड़ेगा कंप्यूटेशन से। बाकी जो बचेगा उसके हिसाब से हम टोटल इनकम को निकालेंगे। और क्योंकि यहाँ टोटल इनकम की बात हो रही है तो ऑब्वियसली इसमें एग्जेम्प्ट इनकम अगर कोई है तो वो इंक्लूड नहीं होगी, क्योंकि एग्जेम्प्ट इनकम टोटल इनकम के कंप्यूटेशन का पार्ट ही नहीं बनती है। ठीक, तो टोटल इनकम रिफर्स टू टैक्सेबल इनकम। अच्छा, अब कुछ पॉइंट्स नोट करो। ऑल स्पेशल रूल्स आर एप्लीकेबल टू अ सिटीजन ऑफ इंडिया, लेकिन ओनली विजिट रूल एंड विजिट एंड इनकम रूल आर एप्लीकेबल टू अ पीआईओ। ठीक है, ये तो हम जान ही गए। देखो, सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया, चारों रूल्स, अगर सिटीजन ऑफ इंडिया है तो ये चारों रूल्स की एप्लीकेबिलिटी को एग्जामिन कर सकते हैं। लेकिन ये पीआईओ जो है एडिशनल है, ये विजिट रूल और विजिट एंड इनकम रूल में ही अप्लाई होता है। ठीक है, तो अगर सिटीजन ऑफ इंडिया कोई नहीं है लेकिन पीआईओ है तो ये अप्लाई नहीं होगा, ये अप्लाई नहीं होगा, ये अप्लाई हो सकता है। क्लियर? लेकिन अगर सिटीजन ऑफ इंडिया भी है और पीआईओ भी है तब ये भी अप्लाई होगा, ये भी, क्योंकि वो सिटीजन ऑफ इंडिया है। शिप क्रू रूल और एम्प्लॉयमेंट रूल किसको अप्लाई होता है? इंडिविजुअल लीव कर रहा है इंडिया को ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, हम देख चुके हैं। लेकिन विजिट रूल ऑन विजिट एंड इनकम रूल में उल्टा होता है, वो उस इंडिविजुअल को अप्लाई होता है हु इज कमिंग ऑन अ विजिट टू इंडिया, जो इंडिया में प्रीवियस ईयर में आ रहा है, जा नहीं रहा है, आ रहा है। शिप क्रू रूल में हम देख चुके हैं कि वो क्रू मेंबर ऑफ एन इंडियन शिप को अप्लाई करता है, पैसेंजर को नहीं करता है, फॉरेन शिप को नहीं करता है। ठीक है, करंट ईयर्स स्टे थ्रेशोल्ड टू बिकम अ रेसिडेंट अंडर द स्पेशल रूल्स इज 182 डेज। 182 डेज हमने देखा ना, इन तीनों रूल्स में क्या है? 182 डेज है। लेकिन ये थ्रेशोल्ड विजिट एंड इनकम रूल के केस में घटकर बन जाता है 120 डेज। ओके, तो ये हो गई स्पेशल रूल्स की बात। और स्पेशल रूल्स का पर्पस क्या था हम ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। याद रखना, डिटरमाइन करने के लिए कि इंडिविजुअल रेसिडेंट है कि नहीं। इन तीनों रूल्स के तहत वो रेसिडेंट है कि नहीं, और फिर फर्दर वो आर है या RNOR है। और विजिट एंड इनकम रूल अगर अप्लाई हो रहा है तो अगर सारी कंडीशंस मीट हो रही हैं तो फिर वो सीधा RNOR बन जाता है, ROR वो नहीं बनता है। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए पोजीशन तुम्हें। चलो, अब स्पेशल रूल्स की बात हो गई, अब हम चलते हैं जनरल रूल्स की तरफ। General rules apply if the individual does not fall within any of the special rules given above. अब भाई देखो, अगर स्पेशल रूल है तो स्पेशल रूल मतलब दे आर स्पेशल, दे आर स्पेसिफिक, वो स्पेसिफिक सिचुएशंस को कैटर करते हैं। तो सबसे पहले हम स्पेसिफिक चीज़ों को चेक करते हैं, फिर जनरल चीज़ों को चेक करते हैं। जनरल मतलब बाय डिफ़ॉल्ट। तो अगर स्पेसिफिक है और जनरल है तो कॉमन सेंस लगा के सोचो कि पहले क्या चेक करोगे? स्पेसिफिक चेक करोगे ना, पहले जो स्पेशल है वो चेक करोगे ना, तो इसलिए हम पहले स्पेशल रूल चेक करते हैं। अगर कोई भी स्पेशल रूल अप्लाई नहीं हो रहा है तभी हम जनरल रूल को चेक करने के लिए आते हैं। ठीक है, अब ये चीज़ ध्यान में रखना कि अगर किसी भी स्पेशल रूल में इंडिविजुअल फॉल कर रहा है, किसी भी स्पेशल रूल में इंडिविजुअल फॉल कर रहा है तो फिर हम स्पेशल रूल में ही रहेंगे, फिर हम जनरल रूल को चेक करने के लिए नहीं जाएंगे। इसका मतलब अगर किसी स्पेशल रूल में, मान लो एम्प्लॉयमेंट रूल में कोई फॉल कर रहा है, ओके, तब हम देखेंगे कि वो रेसिडेंट है कि नहीं है। अगर मान लो वो रेसिडेंट नहीं बन रहा है तो हम जनरल रूल में नहीं जाएंगे चेक करने के लिए कि वो जनरल रूल में भाई रेसिडेंट बन रहा है कि नहीं, चलो वहाँ चेक करें, नहीं, क्योंकि स्पेशल रूल एप्लीकेबल है तो अब जनरल रूल बाहर निकल गया, वो उसको चेक नहीं करेंगे, सिर्फ स्पेशल रूल में ही रहेंगे देखने के लिए कि वो रेसिडेंट है कि नहीं है। अगर स्पेशल रूल एप्लीकेबल ही नहीं है मतलब कंडीशन ही मीट नहीं हो रही भाई, मान लो फॉरेन सिटीजन है और पीआईओ नहीं है तो कहीं भी फॉल नहीं करेगा, तो फिर स्पेशल रूल का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, तब हम सबसे पहले जनरल रूल में जाएंगे। ठीक है, तो ये बात समझ में आ जानी चाहिए बिल्कुल। अब यहाँ पर दो जनरल रूल्स हैं, 182 डे रूल और 60 डे रूल। और जैसा कि स्पेशल रूल का फंक्शन था वही फंक्शन जनरल रूल का है कि हम डिटरमाइन करेंगे कि वो इंडिविजुअल रेसिडेंट है कि नहीं, और अगर रेसिडेंट है तो फर्दर हम क्या डिटरमाइन करेंगे कि वो ROR है कि RNOR है। तो ये चार्ट है 182 डे रूल और 60 डे रूल का। किसी में भी हम चेक कर सकते हैं कि वो रेसिडेंट है कि नहीं।
182 डे रूल में अगर तुम ध्यान से देखो तो बेसिक स्टे कंडीशन और सेकेंडरी स्टे कंडीशन ये जो तुमको दिखाई दे रही हैं ये बिल्कुल सेम है, ये बिल्कुल सेम है एज शिप क्रू रूल, एम्प्लॉयमेंट रूल और विजिट रूल। 182 डेज या मोर, ये हमने जो ये सेकेंडरी स्टे कंडीशंस देखी थी, ये कंडीशन सारी और ये कंडीशन सारी ये बिल्कुल सेम है। तो 182 डे रूल में रेसिडेंट वो कब बनेगा, बेसिक स्टे कंडीशन क्या है कि ही शुड बी इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर इन द प्रीवियस ईयर। अगर रेसिडेंट है तो फिर हम सेकेंडरी स्टे कंडीशंस को देखेंगे और दो कंडीशंस को देखेंगे कि भाई वो 9 आउट ऑफ 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स में नॉन रेजिडेंट है कि नहीं, और प्रीसीडिंग 7 प्रीवियस ईयर में 729 डेज और लेस है कि नहीं। अगर इनमें से कोई भी एक या दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो RNOR बन जाएगा, और कोई भी इन दोनों में से सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो ROR बन जाएगा। अब अगर मान लो प्योर फॉरेनर है, स्पेशल रूल अप्लाई नहीं हो रहे हैं, तो हम सीधा जनरल रूल में आए और 100 डेज उसकी करंट प्रीवियस ईयर्स में स्टे है, तो भाई 182 डेज की तो यहाँ थ्रेशोल्ड है, तो 182 डे रूल में तो वो रेसिडेंट नहीं बन रहा है, तो एक ऑल्टरनेटिव रूल है। एक ऑल्टरनेटिव रूल है वो है 60 डे रूल। जो 182 डे रूल में रेसिडेंट नहीं बन पा रहे हैं उनको हम 60 डे रूल में रेसिडेंट बना सकते हैं। यहाँ पर थ्रेशोल्ड 182 से घटकर हो जाती है 60 डेज। इसका मतलब अगर 60 डेज का ही करीब करीब 2 महीना, अगर 2 महीना करीब करीब अगर 60 डेज का ही मतलब 60 डेज और मोर, अगर 60 डेज और मोर का ही अगर स्टे है तो भी हम उसको रेसिडेंट बना सकते हैं इतने कम स्टे में भी। लेकिन एक एडिशनल कंडीशन भी तो लगानी पड़ेगी। ऐसा थोड़ी ना है कि 60 डे इतना छोटे पीरियड 2 महीने के ही पीरियड में अगर स्टे है तो हम उसको रेसिडेंट बना के उसकी वर्ल्ड वाइड इनकम को टैक्स करना शुरू कर देंगे, नहीं। तो एक दूसरी कंडीशन है एंड क्या है, 365 डेज और मोर इन द प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर्स, कि भाई पिछले 4 साल में कम से कम 1 साल की तो स्टे होनी चाहिए। अब ये देखो, ये जो 365 डेज और मोर इन द प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर है, ये विजिट एंड इनकम रूल वाली ही है जो अभी हम देख चुके हैं। विजिट एंड इनकम रूल वाला और 60 डे रूल वाली, ये 365 डेज वाली सेकंड बेसिक स्टे कंडीशन सेम है, बस ये फर्स्ट बेसिक स्टे कंडीशन डिफरेंट है। कैसे, विजिट एंड इनकम रूल में 120 डेज की थ्रेशोल्ड है और 60 डे रूल में 60 डे की थ्रेशोल्ड है। ओके, तो 60 डे रूल में क्या बना कि भाई करंट प्रीवियस ईयर में 60 डेज या उससे ज़्यादा होना चाहिए इंडिया में, और पिछले 4 प्रीवियस ईयर्स में 365 डेज या उससे ज़्यादा होना चाहिए इंडिया में, तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा रेजिडेंट। और फिर हम सेकेंडरी स्टे कंडीशंस को लगाएंगे जो कि 182 डे रूल वाली ही है, और अकॉर्डिंगली हम उसको RNOR मानेंगे या फिर ROR मानेंगे। तो 60 डे रूल क्या करता है, बेसिकली एक ऑल्टरनेटिव रूल प्रोवाइड करता है कि अगर 182 डेज या उससे ज़्यादा की स्टे नहीं है तो भी अगर 60 डेज या उससे ज़्यादा की है और ये एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो भी हम उसको रेसिडेंट मान लेंगे। ठीक, लेकिन जो स्पेशल रूल्स हमने देखे थे उसमें हायर थ्रेशोल्ड है। अगर हम इन 3 रूल्स की बात करें तो बेसिकली 182 डेज की थ्रेशोल्ड है, और 182 डेज की थ्रेशोल्ड ये वही वाली थ्रेशोल्ड है जो यहाँ 182 डे रूल वाली है रेसिडेंट बनने के लिए। ठीक है, तो स्पेशल रूल्स में जो प्रोविजंस दिए गए हैं अगर तुम ध्यान से देखो, सो दे प्रोवाइड अ काइंड ऑफ अ रिलीफ। मान लो एक सिटीजन ऑफ इंडिया है जो कि इंडिया से बाहर जा रहा है जॉब करने के लिए इस साल, और हमेशा से इंडिया में रहा है, पहले कभी इंडिया से बाहर नहीं गया, तो पहली बार वो ज़िंदगी में इंडिया से बाहर जा रहा है जॉब करने के लिए या बिजनेस करने के लिए या कुछ और एम्प्लॉयमेंट के लिए। ठीक है, और मान लो वो 100 डेज के लिए इंडिया में है और उसके बाद वो बाहर चला गया। अब उसका स्टेटस क्या होगा, अगर मान लो ये स्पेशल रूल जो एम्प्लॉयमेंट रूल वाला है वो ना होता तो उसका रेसिडेंट, तो उसका स्टेटस क्या बनाते तुम। 100 डेज के लिए वो इंडिया में है, उसके बाद वो बाहर चला गया, तो तुम यहाँ 182 डे रूल में आते और तुम देखते कि भाई ये तो मीट नहीं हो रहा क्योंकि 100 डेज की स्टे है, तो तुम कहते ठीक है जी अब हम 60 डे रूल में जाएंगे। यहाँ तुम उसको रेसिडेंट बना देते क्योंकि 100 डेज के लिए है तो 60 डेज या उससे ज़्यादा है, और कभी पहले इंडिया से बाहर नहीं गया तो प्रीसीडिंग 4 ईयर्स में 365 डेज से ज़्यादा है, तो तुम उसको बना देते रेसिडेंट और फिर उसको बना देते ROR, क्योंकि ये सेटिस्फाई नहीं होती दोनों कंडीशंस। ठीक,
तो वो 100 दिन रह के और बाकी पूरा साल वो बाहर है, अब वो शायद कई साल तक बाहर ही रहेगा क्योंकि वो जॉब करने के लिए चला गया, पर तुम उसको इस साल के लिए बेचारे को रेसिडेंट बना के ROR बना देते। लेकिन गवर्नमेंट ने कहा कि भाई इस केस में हम रिलीफ प्रोवाइड करेंगे, और रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए उन्होंने कहा कि हम स्पेशल रूल बना देंगे। तो एम्प्लॉयमेंट रूल हम बना देंगे, और उसमें अब तुम चेक करोगे तो तुम देखोगे कि भाई यहाँ तो थ्रेशोल्ड 182 डेज़ या उससे ज़्यादा है, और वो तो 100 डेज़ के लिए है। तो तुम कहोगे कि भाई ये मीट नहीं हो रही, इसलिए रेसिडेंट नहीं है, इसलिए वो रेसिडेंट नहीं है। अब क्योंकि स्पेशल रूल में वो फॉल कर रहा है, तो अब तुम जनरल रूल में नहीं जाओगे। जैसा कि हमने देखा, अगर स्पेशल रूल लग गया है तो अब हम जनरल रूल में जाके यहाँ पर 60 डे रूल में अब तुम रेसिडेंट नहीं बना सकते। तो इससे क्या समझ में आया? इससे हमें ये समझ में आया कि स्पेशल रूल्स दे प्रोवाइड अ काइंड ऑफ अ रिलीफ। अगर स्पेशल रूल्स ना होते तो रेसिडेंट ही बन जाते ऐसे लोग बहुत सारे केसेस में, तो उनको हार्डशिप होती। वो बेचारे मेजोरिटी ऑफ द ईयर तो बाहर हैं, और तुम उनकी वर्ल्ड वाइड इनकम टैक्स कर दोगे उनको रेसिडेंट और ROR बना के। तो जनरल रूल्स अप्लाई टू ऑल इंडिविजुअल्स। इसमें कोई कंडीशन नहीं कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, PIO होना चाहिए, ये होना चाहिए, कोई भी। तो फॉरेनर हो, इंडियन हो, सिटीजन हो इंडिया का, बाहर का, PIO हो नहीं हो, उससे कोई मतलब नहीं है, ये हम किसी को भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, तो ये हो गई जनरल रूल्स की बात। अब हम आते हैं स्टेटलेस रूल की तरफ। ये तीसरा कैटेगरी ऑफ रूल है, ये तीसरा कैटेगरी ऑफ रूल है। अगर स्पेशल रूल्स अप्लाई हो रहे हैं और उसमें रेसिडेंट नहीं बन रहा है इंडिविजुअल, स्पेशल रूल्स एप्लीकेबल नहीं है, तो हम जनरल रूल चेक कर रहे हैं सबसे पहले, और जनरल रूल में भी हम देख रहे हैं कि भाई वो रेसिडेंट नहीं बन रहा है। इसका मतलब वो स्पेशल रूल हो या जनरल रूल हो, वो रेसिडेंट नहीं बन पा रहा। तो इसका मतलब अल्टीमेटली हम क्या बोलेंगे कि भाई वो नॉन रेसिडेंट बन गया। लेकिन अब तुम देखो इनकम टैक्स में नॉन रेसिडेंट के केस में क्या होता है, इंडियन इनकम टैक्सेबल होती है, फॉरेन इनकम टैक्सेबल नहीं होती। ठीक है, एक्ट में कुछ प्रोविजंस हैं जिसमें नॉन रेसिडेंट के लिए कुछ इनकम्स एग्जेम्प्ट हैं। इन एग्जेम्पशंस का या इन बेनिफिट्स का या इन इंसेंटिव्स का फ़ायदा उठाने के लिए कुछ लोग क्या चालाकी करते हैं, दे आर वेरी स्मार्ट। कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं, दे आर वेरी रिच, दे आर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, HNIs। वो अपने अफेयर्स को ऐसे अरेंज करते हैं कि वो इंडिया में कहते हैं कि भाई हम नॉन रेसिडेंट हैं क्योंकि हमारी स्टे नहीं है इंडिया में। मान लो वो इंडिया में आए नहीं, उनकी इंडिया में स्टे नहीं है, तो स्पेशल रूल्स हो या जनरल रूल हो तुम उनको रेसिडेंट नहीं बना पाओगे। तो वो कहेंगे भाई हम तो इंडिया में एक दिन के लिए भी नहीं आए, तो हम तो नॉन रेसिडेंट हैं। तो जो एग्जेम्पशन नॉन रेजिडेंट को मिलते हैं, जो बेनिफिट्स मिलते हैं, वो हमें भी मिलने चाहिए, तो उसका फ़ायदा उठाएंगे। लेकिन गवर्नमेंट ने कई ऐसे केसेस में देखा कि भाई चलो इंडिया में तुम टैक्सेबल नहीं हो, तो वर्ल्ड वाइड कहीं ना कहीं तो टैक्स दो। ऐसा तो ना हो कि तुम कहीं भी टैक्स ना दो। तो वो क्या करते हैं, अच्छा जैसे इंडिया में प्रेजेंस इन इंडिया के बेसिस पर हम डिटरमाइन करते हैं कि रेसिडेंट हो कि नहीं, और अकॉर्डिंगली टैक्सेबिलिटी डिटरमाइन करते हैं, ऐसे ही अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग रूल्स होते हैं। कहीं पर डोमिसाइल के बेसिस पर, कहीं पर रेसिडेंस के बेसिस पर ऐसे ऐसे होता है कि भाई आप रेसिडेंट हैं कि नहीं, और अकॉर्डिंगली टैक्सेबल कर दिया जाता है उस इंडिविजुअल को। तो वो इस तरीके से अपने अफेयर्स को अरेंज करते हैं कि वो वर्ल्ड वाइड, मतलब और कहीं फॉरेन कंट्री में भी उन पे टैक्स नहीं लगता है, दे आर नॉट लाइबल टू टैक्स। वो अपना डोमिसाइल, अपना रेसिडेंस, अपना प्रेजेंस इस तरीके से अरेंज करते हैं कि वो कहीं भी लाइबल नहीं रहते टैक्स के लिए। तो दिस रिजल्ट्स इन एन अनडिजायरेबल पोजीशन विच इज़ व्हाट, विच इज़ डबल नॉन टैक्सेशन। कि इंडिया में भी टैक्सेबिलिटी नहीं हो रही है और बाहर भी टैक्सेबिलिटी नहीं हो रही है, तो अच्छी बात है भाई, बट दिस इज़ अनडिजायरेबल, दिस इज़ अनजस्टिफाइड। तो गवर्नमेंट कहती है भाई ऐसा तो हम नहीं होने देंगे, हम इस गैप को प्लग करेंगे, तो हम स्टेटलेस रूल बना देंगे। तो उसमें क्या होगा कि हम तुमको नॉन रेसिडेंट इंडिया में नहीं मानेंगे, हम तुमको नॉन रेसिडेंट नहीं मानेंगे, हम तुमको डीम कर लेंगे, हम मान लेंगे तुम रेसिडेंट हो। अगर तुम एक्चुअली रेसिडेंट नहीं भी हो तो भी हम मानेंगे बेटा कि तुम रेसिडेंट हो, और हम तुमको फिर RNOR बना देंगे स्ट्रेट अवे। तो नॉन रेसिडेंट से रिलेटेड जो तुमको एग्जेम्पशंस, बेनिफिट्स एक्सेट्रा मिल रहे थे, वो हम तुमको नहीं देंगे। तो क्या हर एक के साथ ऐसा होगा? नहीं, हर एक के साथ ऐसा नहीं होगा। इसमें क्या है कि एक तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, मतलब सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक नेक्सस या कनेक्शन होना चाहिए, सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक नेक्सस या कनेक्शन होना चाहिए। तभी गवर्नमेंट कहती है कि अगर तुम नॉन रेसिडेंट हो तो भी हम तुमको रेसिडेंट मान लेंगे, क्योंकि हमारा उतना राइट है, हम उतना राइट एज्यूम कर पा रहे हैं कि हम तुमको डीम कर लें रेसिडेंट, और तुम्हारी कुछ इनकम को टैक्सेबल यहाँ पर कर लें, ताकि जो नॉन डबल टैक्सेशन हो रहा है वो ना हो। So we will catch you, we will capture your income.
बट तभी जब एक सफिशिएंट, एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ नेक्सस स्टैब्लिश हो जाए। वो कैसे होगा? पहले तो तुम इंडिया के सिटीजन होने चाहिए। अगर तुम इंडिया के सिटीजन हो तो मतलब एक नेक्सस, तो एक इंपॉर्टेंट नेक्सस तो वैसे ही स्टैब्लिश हो गया। फिर हम देखेंगे तुम्हारी टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज, जो हमने विजिट रूल और विजिट एंड इनकम रूल के रिलेशन में कैलकुलेट करी थी, वही हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कि तुम वो 15 लाख से ज़्यादा है कि नहीं। विजिट एंड इनकम रूल के केस में भी 15 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए थी। 15 लाख से ज़्यादा है, इसका मतलब अब नेक्सस अच्छा खासा तुम्हारा इंडिया से है, तो तुम इंडिया के सिटीजन भी हो और तुम्हारी ये टोटल इनकम फ्रॉम इंडियन सोर्सेज जो है वो 15 लाख से ज़्यादा है। अब हम तीसरी चीज़ जो चेक करेंगे, वो चेक करेंगे कि तुम और कहीं लाइबल टू टैक्स हो कि नहीं। अगर तुम और कहीं नॉट लाइबल टू टैक्स हो इन एनी अदर कंट्री और टेरिटरी, ठीक है, तो इसका मतलब फिर नॉन डबल टैक्सेशन हो रहा है। इसका मतलब एवरीवेयर यू आर एस्केपिंग टैक्स। तो फिर हम तुमको कैप्चर करेंगे और फिर हम क्या करेंगे, हम स्टेटलेस रूल को अप्लाई करेंगे एंड वी विल डीम दैट यू आर अ रेसिडेंट एंड देन वी विल ट्रीट यू एज अ RNOR। ठीक, तो स्टेटलेस रूल में ROR नहीं बनेगा, RNOR ही बनेगा। जैसे विजिट एंड इनकम रूल में हमने देखा था, ऐसे ही स्टेटलेस रूल में है, ROR नहीं बनेगा, RNOR बनेगा। बाकी सारे रूल्स में वो रेसिडेंट बनने के बाद ROR भी बन सकता है, RNOR भी बन सकता है। तो ये स्टेटलेस रूल है। तो सर लाइबल टू टैक्स का मतलब क्या हुआ? क्योंकि अगर वो कहीं लाइबल टू टैक्स है तो स्टेटलेस रूल नहीं लगेगा, अगर वो कहीं और लाइबल टू टैक्स नहीं है तब स्टेटलेस रूल हम लगा सकते हैं। तो लाइबल टू टैक्स का मतलब क्या हुआ? अगर इनकम टैक्स लाइबिलिटी है उस इंडिविजुअल पर अंडर द लॉज ऑफ दैट कंट्री। अगर इनकम टैक्स लाइबिलिटी है तो मतलब लाइबल टू टैक्स है, तो फिर स्टेटलेस रूल नहीं लगेगा। ओके, अगर मान लो इनकम टैक्स लाइबिलिटी तो है, पर सपोज एक नोटिफिकेशन आ गया उस कंट्री में कि भाई हम इसको एग्जाम करते हैं, एग्जामेशन, अब एग्जाम करते हैं तो फिर इनकम टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब इनकम टैक्स लाइबिलिटी नहीं है? नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि इनकम टैक्स लाइबिलिटी फिर भी है। इनकम टैक्स लाइबिलिटी है लेकिन वो एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। ओके, तो मेरली बिकॉज वो एग्जेम्प्ट कर दिया गया है तब भी हम मानेंगे कि वो लाइबल टू टैक्स है और स्टेटलेस रूल नहीं लगेगा। अगर इनकम टैक्स लाइबिलिटी ही नहीं है तो फिर हम मान लेंगे कि वो लाइबल टू टैक्स नहीं है और फिर हम देखेंगे स्टेटलेस रूल लगता है कि नहीं। स्टेटलेस रूल ओवरराइड्स ऑल अदर रूल्स। इसका मतलब क्या हुआ? ओवरराइड करता है। ओवरराइड कैसे करता है? अगर वो रेसिडेंट नहीं है, स्पेशल रूल में भी नहीं है, जनरल रूल में भी नहीं है, तो भी स्टेटलेस रूल ओवरराइड करता है और मान लिया जाएगा कि वो स्टेटलेस रूल के अंतर्गत डीम किया जाएगा कि वो रेसिडेंट है। लेकिन सर अगर वो स्पेशल रूल अप्लाई हो रहा है और स्पेशल रूल में वो रेसिडेंट बन गया तो बेटा फिर स्टेटलेस रूल में आने की जरूरत ही नहीं है, फिर नहीं आओगे तुम, कोई मतलब ही नहीं है। सर अगर स्पेशल रूल कोई नहीं लग रहे हैं तो सर जैसा आपने बताया हम जनरल रूल में आ गए, हमने देखा जनरल रूल में वो रेसिडेंट बन रहा है, तो बेटा रेसिडेंट बन रहा है तो स्टेटलेस रूल में क्यों आओगे? फिर आने की जरूरत ही नहीं है ना। ये रूल्स तो हम लगाने क्यों लगाते हैं? चेक करने के लिए कि बंदा रेसिडेंट है कि नहीं। अगर रेसिडेंट ऑलरेडी बन चुका है तो हम स्टेटलेस रूल में नहीं आएंगे। स्टेटलेस रूल में हम क्यों आते हैं? अगर रेसिडेंट नहीं बन रहा है तो हम फाइनली आके देखते हैं कि स्टेटलेस रूल में तो वो कहीं डीम नहीं हो रहा है एज ए रेसिडेंट, तब हम उसको स्टेटलेस रूल में रेसिडेंट बना देते हैं। स्टेटलेस रूल में हमेशा RNOR बनता है जैसा कि विजिट एंड इनकम रूल में था। पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया, ये तो रेलेवेंट ही नहीं है स्टेटलेस रूल के लिए। बताओ ये कंडीशन देखो कहाँ है? प्रेजेंस इन इंडिया 60 डेज, 120 डेज, 182 डेज, कहीं नहीं लिखा है। एक दिन भी अगर इंडिया में स्टे नहीं है तो भी अगर ये कंडीशंस मीट हो रही हैं तो भी भैया वो रेसिडेंट माना जाएगा और RNOR बना दिया जाएगा। स्टेटलेस रूल अप्लाइज ओनली टू अ सिटीजन ऑफ इंडिया। PIO यहाँ पर रेफर नहीं है, देखो सिटीजन ऑफ इंडिया है। विजिट रूल एंड विजिट एंड इनकम रूल में सिटीजन ऑफ इंडिया और PIO दोनों, ठीक है। शिप क्रू रूल और एम्प्लॉयमेंट रूल में सिटीजन ऑफ इंडिया, PIO नहीं है। स्टेटलेस रूल में सिटीजन ऑफ इंडिया, PIO नहीं है। तो इसका मतलब अगर सिटीजन ऑफ इंडिया भी नहीं है, अगर अगर सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है और PIO है तो स्टेटलेस रूल नहीं लगेगा क्योंकि सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, ठीक है। चलो अब हमने स्पेशल रूल्स देख लिए, जनरल रूल्स देख लिए, स्टेटलेस रूल देख लिया। अब हमको समझ में आ गया कि रेसिडेंट कब बना सकते हैं। अगर इस तीनों रूल्स को चेक करने के बाद भी रेसिडेंट नहीं बन रहा है तो फिर सीधा सीधा मतलब है कि नॉन रेसिडेंट बन गया है।
तो बहुत आसान हो गया कॉन्सेप्ट, बहुत क्लियर हो गया। अब कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं विच आर कॉमन टू ऑल द रूल्स, स्पेशल रूल्स, जनरल रूल्स, स्टेटलेस रूल। तो पहला पॉइंट ये है कि डेट ऑफ अराइवल इन एंड डिपार्चर फ्रॉम इंडिया आर टू बी इंक्लूडेड इन द पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया। प्रेजेंस इन इंडिया निकालना है ना हमको, इतने दिन इंडिया में है कि नहीं। तो अगर मान लो बाहर से इंडिया में आ रहा है, फ्लाइट लैंड करी 1 अक्टूबर, तो 1 अक्टूबर को हम इंक्लूड करेंगे कि नहीं करेंगे? हम करेंगे। अगर वो इंडिया से बाहर जा रहा है, 1 अक्टूबर को फ्लाइट हैज़ डिपार्टेड, तो हम 1 अक्टूबर को इंक्लूड करेंगे कि नहीं करेंगे? हम इंक्लूड करेंगे, ठीक है। लेकिन अब एक एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन क्या है? उस एक्सेप्शन के अंदर देखना कि ये जो इंडिया से बाहर जाने वाली डेट या इंडिया में आने वाली डेट जो है, जो हम यहाँ पर इंक्लूड कर रहे हैं, इस एक्सेप्शन में हम इंक्लूड नहीं करते, हम एक्सक्लूड कर देते हैं प्रेजेंस इन स्टे निकालने के लिए। उसके लिए क्या कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए? अच्छा, ये है रूल तुम्हारा, रूल 126, ठीक। ये कब अप्लाई होता है? सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, मेंबर ऑफ द क्रू ऑफ अ शिप होना चाहिए, और शिप होना चाहिए फॉरेन बाउंड शिप। फॉरेन बाउंड शिप मतलब उसकी डेस्टिनेशन फॉरेन कंट्री में, इंडिया से बाहर जा रहा है, किसी फॉरेन प्लेस पे जा रहा है, तो फॉरेन बाउंड शिप है, ठीक। फॉरेन बाउंड शिप होना चाहिए, इंडियन शिप हो या फॉरेन शिप हो उससे मतलब नहीं है, फॉरेन बाउंड शिप होना चाहिए। अच्छा, यहाँ देखो स्पेशल रूल याद करो, कौन सा स्पेशल रूल था? शिप क्रू रूल था। ये किसको अप्लाई होता था? सिटीजन ऑफ इंडिया को अप्लाई होता था। ये रूल 126 में भी कंडीशन है, सिटीजन ऑफ इंडिया हु लीव्स इंडिया इन द प्रीवियस ईयर, ठीक है, एज अ मेंबर ऑफ द क्रू, मेंबर ऑफ द क्रू वहाँ भी कंडीशन है। यहाँ पर लिखा है शिप क्रू रूल में इंडियन शिप, फॉरेन शिप अगर है तो शिप क्रू रूल अप्लाई नहीं होगा। लेकिन रूल 126 इंडियन शिप हो या फॉरेन शिप हो कोई मतलब नहीं है, फॉरेन बाउंड शिप होना चाहिए, तो वो रूल 126 अप्लाई हो जाएगा। ध्यान में रखना, इसमें कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। तो अगर ऐसा है तो क्या होगा? हमको एक पीरियड को प्रेजेंस इन इंडिया को कंप्यूट करते समय एक्सक्लूड करना पड़ेगा, उसको हटाना पड़ेगा, उसको निकालना पड़ेगा। वो क्या है? तो बेटा एक सर्टिफिकेट मिलता है, कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होता है, एक CDC। उसमें रिकॉर्ड रहता है कि ज्वाइन कब किया शिप को और शिप से साइन ऑफ कब किया। तो जब मेंबर ऑफ द क्रू जो है, क्रू मेंबर जब शिप को ज्वाइन करेगा तो ज्वाइनिंग डेट जो है वो एंटर हो जाएगी CDC में, और जब साइन ऑफ करेगा शिप से तो वो डेट ऑफ साइनिंग ऑफ भी एंटर हो जाएगी CDC से। तो ज्वाइनिंग डेट से लेकर जो साइनिंग ऑफ की डेट है जो CDC में एंटर हुई है, वो जो पीरियड है वो हम इंक्लूड नहीं करेंगे इन द पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया, वो हम एक्सक्लूड कर देंगे। अगर ये रूल ना होता तो ये दोनों डेट्स तुम इंक्लूड करते, पर अगर ये रूल 126 एप्लीकेबल है तो ये दोनों डेट्स भी इंक्लूड नहीं होंगे। बेसिकली ये पूरा पीरियड जो है वो एक्सक्लूड कर दोगे तुम। अच्छा, दूसरे पॉइंट की तरफ आते हैं। इंडिया, प्रेजेंस इन इंडिया की बात हो रही है ना, इंडिया में इतना स्टे होना चाहिए, 182 डेज, 60 डे, 120 डेज। तो इंडिया का मतलब क्या हुआ? अब इंडिया की डेफिनेशन अगर देखो तो सिर्फ लैंड ही नहीं होता है, एयर स्पेस भी होती है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, उसका जो टेरिटोरियल वाटर्स हैं वो सब भी होता है, जो रिवर्स बह रही हैं वो भी होता है, ठीक है। तुम इंडिया के टेरिटोरियल वाटर्स पे हो, क्रूज़ पे हो, सफ़र कर रहे हो, अब तुम कहो कि सर वो तो लैंड में नहीं है, हम तो मतलब हम इंडिया में नहीं है, तो वो तो प्रेजेंस हमारी जो नंबर ऑफ डेज क्रूज़ पे थे वो इंक्लूड नहीं होगा। नहीं बेटा, इंडिया का मतलब ये नहीं है। इंडिया का मतलब ये है कि इट इज़ वाइड एनफ टू इंक्लूड टेरिटोरियल वाटर्स एक्सेट्रा। जो डेफिनेशन है इंडिया की उसके हिसाब से तुम देखोगे कि प्रेजेंस इन इंडिया कितने नंबर ऑफ डेज की है। कोई प्रोजेक्ट चल रहा है आपका, कोई ऑयल प्रोजेक्ट चल रहा है ऑफ द कोस्ट लाइन, कॉन्टिनेंटल शेल्फ में कहीं, अब तुम पता लगा 3 महीने वहीं हो, 4 महीने वहीं हो शिप पर, उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, तो क्या तुम इंडिया में नहीं हो? तुम इंडिया में हो, प्रेजेंस तुम्हारी काउंट होगी। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अच्छा, इसके पहले एक चीज़ और देख लो, कंटिन्यूस स्टे इन इंडिया इज़ नॉट नेसेसरी। ऐसा नहीं कि 182 डेज या 60 डेज या पीरियड एक साथ इन कंटिन्यूएशन नॉन स्टॉप, तुम बाहर जा रहे हो, आ रहे हो, फिर बाहर जा रहे हो, तो वो सब एग्रीगेट करके हमको देखना पड़ेगा। स्टे इन इंडिया कैन बी एनीवेयर, stay in India is not merely restricted to land because definition of India is wide enough to include territorial waters। अब कुछ पॉइंट्स देखो। सर कोई ऐसी ट्रिक है कि बिना कैलकुलेशन कंप्यूटेशन किए हम सीधे डिटरमाइन कर लें कि बंदा रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है? एक ट्रिक है, देखो। अगर क्वेश्चन से तुमको ये समझ में आ रहा है कि इंडिविजुअल इंडिया में 182 डेज या उससे ज़्यादा है, तो वो हमेशा रेसिडेंट माना जाएगा।
बस इतना देख लो कि 182 डेज या उससे ज़्यादा है कि नहीं, क्योंकि अगर चाहे वो स्पेशल रूल में फॉल करे तो वो रेजिडेंट बन जाएगा, या वो जनरल रूल में फॉल करे तो वो रेजिडेंट बन जाएगा। और अगर रेजिडेंट बन जाएगा तो स्टेटलेस रूल में जाने का तो मतलब ही नहीं है। कहने का मतलब अगर 182 डेज या उससे ज़्यादा की स्टे तुम्हें दिख रही है तो सीधा लिख दो भैया वो तो प्रीवियस ईयर में रेजिडेंट है। ऐसे ही अगर क्वेश्चन से तुमको क्लियरली दिख रहा है कि वो 60 डेज से कम है तो समझ जाओ कि वो नॉन रेजिडेंट है। लेकिन एक एक्सेप्शन है, अगर वो स्टेटलेस रूल में कवर्ड है तो वो RNOR बन जाएगा। स्टेटलेस रूल में कवर नहीं होना चाहिए, बस ये चेक कर लेना। अगर 60 डेज से कम है और अगर स्टेटलेस रूल में कवर नहीं हो रहा है, वो कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, तो समझ जाओ कि वो नॉन रेजिडेंट है। लिख दो कि वो नॉन रेजिडेंट है, क्योंकि 60 डेज से लेस है। क्योंकि तुम कोई भी रूल तुम देख लो, स्पेशल रूल्स में तो 182 डे वाली थ्रेशोल्ड मीट नहीं होगी, यहाँ 120 डेज वाली थ्रेशोल्ड मीट नहीं होगी। जनरल रूल में 182 डे वाली 60 डे वाली ये मीट नहीं होगी, और स्टेटलेस रूल में अगर वो कवर नहीं है तो भैया नॉन रेजिडेंट ही तो बना। तो सिंपल ट्रिक है। ठीक। अब एक चीज जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ये जो एक देखो बेसिक स्टे कंडीशन, विजिट एंड इनकम रूल और 60 डे रूल के केस में दो बेसिक स्टे कंडीशंस थी। उसमें जो दूसरी बेसिक स्टे कंडीशन थी वो क्या थी? 365 डेज और मोर इन द प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर्स। ठीक है ना? ये देखो 60 डे रूल में 365 डेज और मोर इन द प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर्स। ऐसे ही विजिट एंड इनकम रूल में भी बेसिक स्टे कंडीशन जो दूसरी वाली थी वो भी यही थी, है ना? देखो ये सब टिप्स मैं बता रहा हूँ, उसमें कैलकुलेशन करने में और डिटर्मिनेशन करने में आसानी हो जाती है और तुमको समझ में भी आ जाएगा नुएंसेस और डिस्टिंक्शन क्या है अलग अलग रूल्स में और कॉमनैलिटी क्या है। लेकिन even here presence in India in the current previous year, if it is for 182 days, the individual would become a resident under the 182 day rule and the second basic stay condition would not be relevant. ऐसे केस में भी जो भैया 60 डे रूल में ये जो 365 डेज और मोर इन द प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर था, अगर मान लो ये सेटिस्फाई नहीं भी हो रहा है तो भी अगर 182 डेज या उससे ज़्यादा का स्टे है तो वो रेसिडेंट बन ही जाएगा। तो ये रूल या ये कंडीशन रेलेवेंट नहीं रहेगी। ऐसे ही अगर विजिट एंड इनकम रूल की बात करो, अगर ये 365 डेज और मोर इन द प्रीसीडिंग 4 ईयर्स ये मीट नहीं हो रही है, लेकिन 182 डेज या उससे ज़्यादा का स्टे है, तो ये लेस देन 182 डेज वाली कंडीशन विजिट एंड इनकम रूल की ये सेटिस्फाई नहीं होगी। ऐसे केस में हम विजिट एंड इनकम रूल को छोड़ के चले जाएंगे जनरल रूल में, 182 डे रूल में, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ। और यहाँ 182 डे रूल या उससे ज़्यादा है तो वो रेसिडेंट बन जाएगा। तो वो 365 डेज वाली कंडीशन इररिलेवेंट बन जाएगी, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। समझ में आई? अगर हम प्योर फॉरेनर्स की बात करें, मतलब जो ना तो सिटीजन ऑफ इंडिया है ना तो PIO है, तो कौन सा रूल उनके केस में लगेगा? स्पेशल रूल लगेगा? कोई भी स्पेशल रूल नहीं लगेगा, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो जनरल रूल लगेगा। 182 डे या 60 डे रूल, ये दो रूल्स ही हैं जो प्योर फॉरेनर्स के केस में लगते हैं, स्पेशल रूल्स नहीं लगते। कॉन्सेप्ट ऑफ PIO हम पढ़ चुके हैं, ये सिर्फ दो रूल के लिए रेलिवेंट होता है, स्पेसिफिकली वहाँ रिफर्ड है। एक विजिट रूल में स्पेसिफिकली रिफर्ड है, एक विजिट एंड इनकम रूल में स्पेसिफिकली रिफर्ड है, और कहीं स्पेसिफिकली रिफर्ड नहीं है। लेकिन सारे रूल सिटीजन ऑफ इंडिया को अप्लाई होते हैं, चाहे वो स्पेशल रूल हो, चाहे वो जनरल रूल हो, चाहे वो स्टेटलेस रूल हो। ठीक। अब ये भी हम देख चुके हैं कि दो केसेस में बंदे को हम ROR नहीं मान सकते, सिर्फ RNOR मानेंगे। एक तो विजिट एंड इनकम रूल था, प्रोवाइडेड उसकी स्टे 182 डेज से कम है, हम पढ़ चुके हैं, राइट? या फिर अगर वो स्टेटलेस रूल में फॉल कर रहा है तो ROR नहीं बनेगा, RNOR ही बनेगा। बाकी रूल्स में वो ROR बन सकता है, RNOR बन सकता है। ये हम कई बार देख चुके हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना, बहुत बार बच्चे गलतियां करते हैं। अब जो हम कंप्यूट कर रहे थे अमाउंट टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज, ये सिर्फ 3 रूल्स के लिए रेलिवेंट है, विजिट रूल, विजिट एंड इनकम रूल और स्टेटलेस रूल। 15 लाख की थ्रेशोल्ड है। विजिट रूल में अप टू 15 लाख होना चाहिए, विजिट एंड इनकम रूल एंड स्टेटलेस रूल में 15 लाख से ज़्यादा होना चाहिए। जब तुम नंबर ऑफ डेज को कंप्यूट करते हो तो अगर फरवरी का मंथ आ रहा है तो लीप ईयर अगर है तो ध्यान रखना भाई 29 डेज लगाने, 28 डेज नहीं लगाने।
तो अगर तुम प्रीवियस ईयर 2023 24 की बात कर रहे हो, तो जब तुम 24 में जाओगे तो फेब्रुवरी मंथ इंक्लूड करोगे, तो वहाँ फेब्रुवरी के 29 डेज लगाओगे, 28 डेज नहीं लगाओगे। ठीक। अच्छा, ये जो नंबर ऑफ डेज इन की प्रेजेंस जो काउंट करते हो, 180 डे, 120, 60 डेज, ये एक साल के लिए है, एक साल के कॉन्टेक्स्ट में। दूसरा, प्रीवियस ईयर शुरू होते ही ये फ्रेश कंप्यूट करनी पड़ेगी, एग्रीगेट नहीं कर सकते तुम। जैसे अगर कोई फॉरेन नेशनल है, वो इंडिया में आता है फॉर द फर्स्ट टाइम, और वो 100 डेज के लिए रहता है प्रीवियस ईयर 1 में, और 100 डेज के लिए रहता है प्रीवियस ईयर 2 में, मतलब उसके बाद वाले प्रीवियस ईयर में, तब क्या होगा? तो वो फॉरेन नेशनल है, मतलब सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है, पीआईओ नहीं है, तो स्पेशल रूल तो गए। अब जनरल रूल में तुम आओगे, ठीक है। जनरल रूल में तब आओगे तो तुम देखोगे कि 100 डेज के लिए है। अब 100 डेज के लिए है, तब तुम देखोगे कि भाई ऐसा है कि 182 डेज का थ्रेशोल्ड है, मीट होना चाहिए। तो वो तो प्रीवियस ईयर 1 में मीट नहीं हो रहा। फिर तुम कहोगे 60 डेज से ज़्यादा तो है, लेकिन ये 365 डेज वाली कंडीशन मीट नहीं हो रही। ओके, तो तुम कहोगे भाई रेसिडेंट तो बन नहीं रहा। पर तुम ये भी आर्ग्यू कर सकते हो कि भाई ऐसा है कि 100 डेज और फिर 100 डेज प्रीवियस ईयर 2 में वो कंटिन्यूसली स्टे किया, तो 100 + 100 200 डेज हो गए। तो 200 डेज हो गए तो ये थ्रेशोल्ड ब्रीच हो गई, तो अब इसको हम रेसिडेंट मान लेंगे। नहीं भाई, रेसिडेंट नहीं मानोगे, क्योंकि हर प्रीवियस ईयर डिफरेंट है। प्रीवियस ईयर 1 का तुम अलग देखोगे, प्रीवियस ईयर 2 का तुम अलग देखोगे, तो इसलिए तुम रेसिडेंट नहीं बना पाओगे, तुमको उसको नॉन रेसिडेंट बनाना पड़ेगा अगर स्टेटलेस रूल अप्लाई नहीं हो रहा है तो। ठीक है। तो इवन इफ इज एग्रीगेट स्टे ओवर 2 प्रीवियस ईयर्स कंटिन्यूअस स्टेज 182 डेज और मोर, तब भी उसको तुम रेसिडेंट नहीं बना पाओगे। चलो, अब ये कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए। अब हम समराइज करते हैं स्टेप्स टू फॉलो द टू डिटरमाइन द रेसिडेंशियल स्टेटस। हम ये स्टेप्स डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं अलग अलग तरीके से अपने इस डिस्कशन में टिल नाउ, और ये उसकी समरी है, और ये समरी का ये फ्लो चार्ट है। तो फ्लो चार्ट को एक बार क्विकली देख लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? स्टेप 1। स्टेप 1 बेटा ये होता है कि जाओ और चेक करो कि कोई स्पेशल रूल अप्लाई हो रहा है कि नहीं, इंडिविजुअल स्पेशल रूल में फॉल कर रहा है कि नहीं। यस, फॉल कर रहा है सर, वो कंडीशन मीट हो रही है, एम्प्लॉयमेंट रूल में फॉल कर रहा है, शिप रूल में फॉल कर रहा है, ही इज़ लिविंग इंडिया इन द प्रीवियस ईयर, सिटीजन ऑफ इंडिया है फॉर एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, तो सर स्पेशल रूल तो अप्लाई हो रहा है। तो फिर अब नेक्स्ट देखो कि बेसिक स्टे कंडीशन और सेकेंडरी स्टे कंडीशंस मीट हो रही हैं कि नहीं, मीट हो रही हैं कि नहीं स्टे कंडीशंस। यस, मीट हो रही हैं सर, तो वो रेसिडेंट बन रहा है, और रेसिडेंट के बाद या तो हम उसको ROR बना देंगे या फिर हम RNOR बना देंगे। विजिट एंड इनकम रूल के केस में RNOR बना देंगे, ROR नहीं बना पाएंगे, तो यहाँ कहानी हो जाएगी खत्म। लेकिन सर स्पेशल रूल में फॉल तो वो कर रहा है, लेकिन स्टे कंडीशंस मीट नहीं कर रहा। मतलब रेसिडेंट बनने के लिए 182 डेज चाहिए, पर वो 182 डेज से कम है, तो रेसिडेंट नहीं बन रहा है। तो क्योंकि स्पेशल रूल लग गया है तो हम जनरल रूल में नहीं जाएंगे, लेकिन स्पेशल रूल में वो रेसिडेंट नहीं बन रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे? हम फाइनली स्टेटलेस रूल जाके चेक कर लेंगे। अगर स्टेटलेस रूल लग रहा है तो वो RNOR बन जाएगा, और अगर नहीं बन रहा है तो फिर वो नॉन रेसिडेंट बन जाएगा, क्योंकि ना तो स्पेशल रूल में वो रेसिडेंट बन रहा है, ना स्टेटलेस रूल में वो डीम्ड रेसिडेंट बन रहा है, तो अल्टीमेटली क्या बनेगा? वो नॉन रेसिडेंट बन जाएगा। तो एंड में जाके हम डिटरमाइन कर पाते हैं कि वो नॉन रेसिडेंट है कि नहीं। ठीक है। लेकिन सर स्पेशल रूल की तो कंडीशन ही मीट नहीं हो रही। मान लो वो एम्प्लॉयमेंट के लिए तो बाहर जा रहा है, पर वो सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है, तो कोई स्पेशल रूल ही नहीं लग रहा, तो ये सब तो हो गया बेकार, ये कहानी हो गई बेकार। तो स्पेशल रूल ही नहीं लग रहा, तो हम सबसे पहले कहाँ जाएंगे? अब हम जनरल रूल में जाएंगे सबसे पहले। 2 जनरल रूल्स हैं, अब वहाँ हम चेक करेंगे बेसिक स्टे कंडीशंस और फिर सेकेंडरी स्टे कंडीशंस, और उसके हिसाब से हम देख लेंगे कि भाई वो रेसिडेंट है, और फिर वो ROR है या फिर वो RNOR है। लेकिन सर वो स्टे कंडीशंस मीट नहीं कर रहा, मतलब वो जनरल रूल्स में रेसिडेंट नहीं बन रहा, तो अब हम क्या करेंगे? अब हम फाइनली स्टेटलेस रूल में एक बार जाके चेक करेंगे कि वो डीम रेसिडेंट तो नहीं बन रहा यहाँ पर। अगर बन रहा है तो फिर वो RNOR बन जाएगा। अगर यहाँ भी स्टेटलेस रूल अप्लाई नहीं हो रहा, तो फिर अल्टीमेटली क्या बनेगा? अल्टीमेटली वो नॉन रेसिडेंट बनेगा, क्योंकि वो रेसिडेंट तो कहीं बन ही नहीं रहा। तो इस तरीके से हमको स्टेप्स लगाने हैं और हमको देखने हैं। तो क्या समझे तुम? जनरल रूल्स डू नॉट अप्लाई वेयर अ स्पेशल रूल अप्लाई। सबसे पहला स्टेप, स्पेशल रूल देखो। जनरल रूल में तभी जाओ जब कोई स्पेशल रूल नहीं लग रहा हो।
अगर स्पेशल रूल लग रहा है तो फिर जनरल रूल में नहीं जाना है। अगर स्पेशल रूल में रेसिडेंट नहीं बन रहा है तब स्टेटलेस रूल में जाके चेक करो। अगर स्पेशल रूल्स कोई नहीं लग रहे तब जनरल रूल में जाओ। जनरल रूल में अगर रेसिडेंट नहीं बनना है तो फिर स्टेटलेस रूल में जाके एक बार चेक कर लो। अगर वो किसी तरीके से रेसिडेंट नहीं बन रहा है तो एंड में फाइनली उसका स्टेटस बन जाएगा नॉन रेसिडेंट। तो हमने कॉन्सेप्ट की इन डेप्थ बात कर ली, हमने कॉन्सेप्ट देख लिया और समझ लिया इन डेप्थ। अब हम इलस्ट्रेशंस की ओर चलेंगे। इलस्ट्रेशंस हम देखेंगे जिससे एप्लीकेशन किस तरीके से होती है, किस तरीके से हम प्रोविजंस को अप्लाई करते हैं। वी विल बी एबल टू ग्रास्प द कॉन्सेप्ट मच बेटर नाउ। तो 182 डे 60 डे रूल। Determine the residential status of Mr. US, a citizen of USA, not being a person of Indian origin in the following situations. For AY 24-25, Situation 1. Current previous year में stay particulars comes to India for the first time on 1st April 23 and leaves India on 30th May 23. बस इतनी इन्फॉर्मेशन है। अब इसके बेसिस पर हमको रेजिडेंशियल स्टेटस को डिटरमाइन करना है। तो सिचुएशन 1 में अच्छा सबसे पहला स्टेप क्या हमने सीखा था, हमको क्या देखना होता है कि स्पेशल रूल अप्लाई होगा कि नहीं, वेदर स्पेशल रूल अप्लाइज और नॉट। नो, स्पेशल रूल क्यों अप्लाई नहीं हो रहा है? क्योंकि ये प्योर फॉरेनर है मिस्टर यूएस, क्योंकि सिटीज़न ऑफ इंडिया नहीं है और पीआईओ भी नहीं है, तो इसलिए स्पेशल रूल कोई अप्लाई नहीं हो रहा है। इसका मतलब हम कहाँ जाएंगे? अब हम जनरल रूल को चेक करने के लिए जाएंगे। तो जनरल रूल में सबसे पहले लेट्स चेक द 182 डे रूल। इसमें हम सबसे पहले बेसिक स्टे कंडीशन चेक करेंगे, देखने के लिए कि वो रेसिडेंट है कि नहीं। और बेसिक स्टे कंडीशन क्या है कि 182 डेज और मोर इन द करेंट प्रीवियस ईयर स्टे है कि नहीं मिस्टर यूएस की। तो पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया क्या है? यहाँ पर 60 डेज है। ये जो 1 अप्रैल 23 से लेकर 30 मई 23 बोथ डेट्स इंक्लूडेड, ये क्या बनेगा? ये हमारा 60 डेज बन जाएगा। ओके। और क्योंकि ये 182 डेज से ज़्यादा या उससे ज़्यादा नहीं है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है, मतलब 182 डे में रूल में ये रेजिडेंट नहीं बन रहा है। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम ऑल्टरनेटिव जनरल रूल को चेक करेंगे जो कि है 60 डे रूल। इसमें 2 बेसिक स्टे कंडीशंस हैं। पहली बेसिक स्टे कंडीशन है क्या है कि 60 डे और मोर इन द करेंट प्रीवियस ईयर होना चाहिए। क्योंकि स्टे 60 डेज है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ओके। और दूसरी बेसिक स्टे कंडीशन क्या थी? 365 डेज और मोर इन द प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर्स। क्योंकि ही इज़ कमिंग टू द इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, तो ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं हो रही है। क्योंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही हैं तो जनरल रूल में ये रेसिडेंट नहीं है, किसी भी जनरल रूल में रेसिडेंट नहीं बन रहा है। तो जनरल रूल में अब रेसिडेंट नहीं बन रहा है तो हम फाइनली स्टेटलेस रूल को चेक करेंगे। स्टेटलेस रूल क्या इस केस में अप्लाई हो रहा है? स्टेटलेस रूल भी अप्लाई नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि मिस्टर यूएस सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है, तो इसलिए कहीं भी वो रेसिडेंट नहीं बन रहा है। तो इसलिए फाइनली रेजिडेंशियल स्टेटस क्या बनेगा? नॉन रेसिडेंट का बनेगा। ठीक। अब देखो सिचुएशन 2 में क्या है? He comes to India on a tour on 1st April 23 and leaves India on 30th June 23. He stays in a tourist boat moored near the coast of Goa. ठीक है। प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर्स में 400 डेज का स्टे है। प्रीसीडिंग 10 प्रीवियस ईयर्स में ही इज़ एनआर इन 5 ईयर्स और प्रीसीडिंग 7 प्रीवियस ईयर्स में 700 डेज का स्टे है। तो पहला स्टेप, स्पेशल रूल अप्लाई हो रहा है कि नहीं? नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज मिस्टर यूएस इज़ अ प्योर फॉरेनर। तो नाउ चेक जनरल रूल्स। जनरल रूल्स में पहला 182 डे रूल चेक करो। क्या 182 डे और मोर इन द करेंट प्रीवियस ईयर है? नहीं है, क्योंकि पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया क्या है? 91 डेज है। कैलकुलेट करो 91 डेज। ठीक है। तो 182 डे रूल में रेसिडेंट नहीं है तो हम 60 डे रूल को देखेंगे। इसमें फर्स्ट बेसिक स्टे कंडीशन 60 डेज और मोर इन द करेंट प्रीवियस ईयर, क्योंकि 91 डेज है तो ये सेटिस्फाई हो रही है। अब भले ही वो इंडिया के लैंड मास में नहीं है, ही इज़ इन अ टूरिस्ट बोट मूड नियर द कोस्ट ऑफ गोवा, उससे मतलब नहीं है, क्योंकि इंडिया के की डेफिनेशन के हिसाब से ही इज़ इन इंडिया ओनली। तो ये इंडिया इंक्लूड्स टेरिटोरियल वाटर्स, तो ये उसकी प्रेजेंस में काउंट किया जाएगा। सेकेंड बेसिक स्टे कंडीशन क्या है? 365 डेज और मोर इन द प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर्स। 400 डेज क्वेश्चन में दिया हुआ है तो ये सेटिस्फाई हो रही है। तो दोनों बेसिक स्टे कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो 60 डे रूल के अंडर ये रेसिडेंट बन जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे? नेक्स्ट देखेंगे कि ROR है कि RNOR है। उसके लिए हम दोनों सेकेंडरी स्टे कंडीशंस को चेक करेंगे। पहली क्या थी? क्या वो NR है इन 9 आउट ऑफ 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स? तो यहाँ पर दिया हुआ है कि भाई वो तो 5 ईयर्स के लिए ही है, 9 आउट ऑफ 10 नहीं है, तो ये नॉट सेटिस्फाइड है। दूसरी क्या थी? क्या वो 729 डेज या उससे कम है इन द प्रीसीडिंग 7 प्रीवियस ईयर्स?
तो क्वेश्चन में 700 दिया हुआ है, तो ये सेटिस्फाई हो रही है, क्योंकि एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो इसलिए उसको हम RNOR मानेंगे, अब ROR नहीं बनेगा। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 182 60 डे रूल के इम्प्लीमेंटेशन को दिखाता है, और ये CA 2018 में एग्जाम में भी क्वेश्चन आया था। मिसेस करुणा कपूर इज अ हॉलीवुड एक्ट्रेस, हर पासपोर्ट रिवील्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट हर स्टे इन इंडिया, और ये प्रीवियस ईयर्स की के स्टे पर्टिकुलर्स हैं, और फाइंड आउट हर रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर AY 24-25। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इन स्टे पर्टिकुलर्स को लेकर डिफरेंट प्रीवियस ईयर्स में उसके नंबर ऑफ डेज इन इंडिया को हम कैलकुलेट करेंगे। तो बेसिकली ये हमारा निकल आएगा नंबर ऑफ डेज, 23-24 से लेकर 2015-2016 तक की इन्फॉर्मेशन हम इस तरीके से निकाल लेंगे। अब हम रेजिडेंशियल स्टेटस को डिटरमाइन करने के लिए सबसे पहला स्टेप हमारा क्या रहेगा कि भाई चेक करो कि स्पेशल रूल अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब शी इज़ कमिंग ऑन अ विजिट टू इंडिया, पर सिटीजन ऑफ इंडिया है कि नहीं, PIO है कि नहीं, ये इन्फॉर्मेशन में नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है। तो इसलिए हम यहाँ पर एज्यूम करेंगे, कुछ ना कुछ एजम्पशन करना पड़ेगा। तो यहाँ मैंने एज्यूम किया हुआ है कि एज्यूमिंग शी इज़ नाइदर अ सिटीजन ऑफ इंडिया नॉर अ PIO, इसलिए स्पेशल रूल कोई नहीं लगेगा। तो हम सीधे जनरल रूल्स को चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम 182 डे रूल को चेक करेंगे, और यहाँ बेसिक स्टे कंडीशन है 182 डेज या उससे ज़्यादा इन द करेंट प्रीवियस ईयर, और 23-24 में हमने 100 डेज़ कैलकुलेट किया है। तो क्योंकि 182 डेज़ या उससे ज़्यादा नहीं है तो ये सेटिस्फाई नहीं हो रही है कंडीशन, तो 182 डे रूल के अंडर वो रेजिडेंट नहीं है। अब हम 60 डे रूल की बात करेंगे। दो बेसिक स्टे कंडीशंस हैं। फर्स्ट बेसिक स्टे कंडीशन है 60 डेज़ या उससे ज़्यादा इन द करेंट प्रीवियस ईयर, 100 डेज़ है तो ये सेटिस्फाई हो रहा है। दूसरी बेसिक स्टे कंडीशन क्या है, 365 डेज़ या उससे ज़्यादा इन द प्रीसीडिंग 4 ईयर्स, और ये भी अगर हम कैलकुलेट करें प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर्स का तो वो 365 डेज़ या उससे ज़्यादा की निकल रही है, तो ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, दोनों सेटिस्फाई हो रही हैं। इसका मतलब 60 डे रूल के अंडर शी इज़ अ रेसिडेंट। तो अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट हम देखेंगे कि वो ROR है कि RNOR है। उसके लिए हम दो कंडीशंस को देखेंगे। सेकेंडरी स्टे कंडीशंस को, पहली वाली क्या थी कि क्या वो नॉन रेसिडेंट है इन 9 आउट ऑफ 10 प्रीसीडिंग 10 प्रीवियस ईयर्स, राइट। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स की इन्फॉर्मेशन दी हुई है, 10 की नहीं दी हुई है। लेकिन हम अगर थोड़ा सा लॉजिक लगाएं तो हम इस कंडीशन का पता लगा पाएंगे कि ये मीट हो रही है कि नहीं हो रही है। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि क्या रेसिडेंट बन रही है ये किसी प्रीवियस ईयर या प्रीवियस ईयर्स में। तो देखो, शी इज़ अ रेसिडेंट फॉर प्रीवियस ईयर 2021 में 201 डेज़ का स्टे है, तो 182 डेज़ या उससे ज़्यादा का स्टे हो रहा है। तो सीधे सीधे क्या ट्रिक हम मैंने बताई थी कि 182 डेज़ या उससे ज़्यादा का स्टे हो रहा है तो ये रेसिडेंट बन गई। तो इस प्रीवियस ईयर में 2021 में रेसिडेंट बन गई। अच्छा, 1920 में भी वो रेसिडेंट बन रही है, 1920 में भी वो रेसिडेंट बन रही है। हालांकि 182 डेज़ या उससे ज़्यादा का स्टे नहीं है, लेकिन 60 डेज़ या उससे ज़्यादा का स्टे है, और प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर्स में 365 डेज़ या उससे ज़्यादा का स्टे है। तो दोनों 60 डे रूल की दोनों बेसिक स्टे कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो रेसिडेंट बन गई। तो 2021 और 1920 में रेसिडेंट बन गई। तो प्रीसीडिंग 10 प्रीवियस ईयर्स में दो में तो रेसिडेंट बन गई, तो नॉन रेसिडेंट ये 9 आउट ऑफ 10 प्रीसीडिंग 10 प्रीवियस ईयर्स में तो हो नहीं सकती। तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हो रही है। अब दूसरी जो सेकेंडरी स्टे कंडीशन थी कि प्रीसीडिंग 7 प्रीवियस ईयर्स में 729 डेज या उससे लेस। तो प्रीसीडिंग 7 मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, अगर इसको कैलकुलेट करो तो ये 704 डेज निकल के आता है, जो कि 729 डेज या उससे लेस है। तो ये सेटिस्फाई हो रही है, क्योंकि एक कंडीशन सेकेंडरी स्टे कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो इसलिए रेजिडेंशियल स्टेटस क्या बन जाएगा, RNOR बन जाएगा। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में हम देखेंगे कि शिप क्रू रूल को किस तरीके से अप्लाई करते हैं। डिटरमाइन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ सुमन, अ सिटीजन ऑफ इंडिया, फॉर AY 24-25। सिचुएशन वन में क्या है, ही इज़ अ मेंबर ऑफ द क्रू ऑफ अ थाईलैंड बाउंड पैसेंजर शिप। सिचुएशन वन में ये इंडियन शिप है। वॉयज की डिटेल्स क्या है, द शिप डिपार्ट फ्रॉम चेन्नई पोर्ट ऑन 1 जून 23। Dates entered in the continuous discharge certificate CDC for joining and signing of the ship are 1st June 23 and 31st December 23। स्टे इन इंडिया लास्ट 4 प्रीवियस ईयर्स में 500 डेज है। अब हमको बोला गया कि रेजिडेंशियल स्टेटस निकालिए। अच्छा, ये निकालने के पहले दो चीज़ें हम क्विकली रिकैप कर लेते हैं।
एक तो शिप क्रू रूल हमने पढ़ा था जो कि स्पेशल रूल था। ये कब अप्लाई होता है? सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए जो हमारे क्वेश्चन में है, लिविंग इंडिया इन द प्रीवियस ईयर हमारे क्वेश्चन में है, मेंबर ऑफ द क्रू हमारे क्वेश्चन में है, इंडियन शिप हमारे क्वेश्चन में है। तो बेसिक स्टे कंडीशन रेसिडेंट बनने के लिए क्या होगी? 182 डेज या उससे ज़्यादा, और फिर ROR और RNOR के लिए ये दोनों सेकेंडरी स्टे कंडीशन हम चेक करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ हमने पढ़ी थी, वो क्या पढ़ी थी? देखो, रूल 126 हमने पढ़ा था। रूल 126 हमने क्या पढ़ा था कि अगर वो सिटीज़न ऑफ इंडिया है तो हमारे क्वेश्चन में है, मेंबर ऑफ द क्रू है हमारे क्वेश्चन में है, फॉरेन बाउंड शिप है क्योंकि थाईलैंड जा रहा है ये है, इंडियन शिप हो या ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लिविंग इंडिया हमारे क्वेश्चन में है, तो ये सिचुएशन सेटिस्फाई हो रही है तो रूल 126 लगेगा। अब इसमें क्या बोला गया है कि CDC में जो ज्वाइनिंग डेट से लेकर साइनिंग ऑफ डेट तक का जो पीरियड है जो रिकॉर्डेड है CDC में, उसको हमको एक्सक्लूड करना पड़ेगा स्टे इन इंडिया को निकालने के लिए। ठीक, अच्छा, अब अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। चलो, तो इसमें किस तरीके से होगा सॉल्व? तो सिचुएशन 1 में हमको सॉल्व करना है, रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि पता करो भाई कि कोई स्पेशल रूल अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। स्पेशल रूल अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? स्पेशल रूल अप्लाई हो रहा है। कौन सा रूल? शिप क्रू रूल। क्यों? क्योंकि सुमन एक तो सिटीजन ऑफ इंडिया है, ही इज़ लिविंग इंडिया इन द प्रीवियस ईयर एज द मेंबर ऑफ द क्रू ऑफ एन इंडियन शिप। सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। तो अब देखना पड़ेगा कि वो शिप क्रू रूल के अंडर रेसिडेंट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। उसके लिए बेसिक स्टे कंडीशन क्या है कि 182 डेज या उससे ज़्यादा का इंडिया में स्टे होना चाहिए इन द प्रीवियस ईयर। उसके लिए हमने ये भी देखा कि कैसे प्रेजेंस इन इंडिया कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए यहाँ रूल 126 अप्लाई होगा क्योंकि वो सिटीजन ऑफ इंडिया है और ही इज़ द मेंबर ऑफ द क्रू, और शिप जो है वो फॉरेन बाउंड है क्योंकि लिखा हुआ है क्वेश्चन में ना, थाईलैंड बाउंड है। तो 126 अप्लाई होगा। तो डेट CDC में क्या है? 1 जून से लेकर 31 दिसंबर तक का पीरियड एक्सक्लूड कर दो। 1 जून से 31 दिसंबर तक का पीरियड बनता है 214 डेज, वो एक्सक्लूड करो। तो बाकी साल भर वो इंडिया में माना जाएगा। तो यहाँ पर AY 24-25 की बात हो रही है, मतलब प्रीवियस ईयर 23-24 की बात हो रही है। इसका मतलब फरवरी में 29 डेज होंगे और साल में 365 डेज नहीं होंगे, 366 डेज होंगे। तो 366 में से 214 को जब हम माइनस करेंगे तो बेसिकली 152 आ जाएगा, 151 नहीं आएगा। तो उसका पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया कितना बनेगा? 152 डेज बनेगा। और 182 डेज का थ्रेशोल्ड है रेसिडेंट बनने के लिए, ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो वो शिप क्रू रूल में रेसिडेंट नहीं बन रहा है। अब क्योंकि स्पेशल रूल में वो रेसिडेंट नहीं बन रहा है तो क्या हम जनरल रूल में अब जाएंगे चेक करने के लिए? नहीं जाएंगे। अब हम क्या करेंगे? हम फाइनली स्टेटलेस रूल में चेक कर लेंगे। स्टेटलेस रूल में चेक करने के लिए इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में सफिशिएंट नहीं दी हुई है तो हम यहाँ पर एज्यूम कर सकते हैं दैट द स्टेटलेस रूल डज नॉट अप्लाई। तो फिर हमारा अल्टीमेटली क्या रिजल्ट बनेगा? उसका रेसिडेंशियल स्टेटस हम मान लेंगे कि वो नॉन रेसिडेंट है। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करना पड़ता है। सिचुएशन 2 में अगर देखो तो सिचुएशन 2 में क्या है? सिचुएशन 2 में शिप जो है वो थाईलैंड शिप है, इंडियन शिप नहीं है, थाईलैंड शिप है। वॉयज डिटेल्स क्या है? वॉयज डिटेल्स सेम है और लास्ट 4 प्रीवियस ईयर्स में 500 डेज का स्टे है, प्रीसीडिंग 10 प्रीवियस ईयर्स में NRA 9 ईयर्स है और प्रीसीडिंग 7 प्रीवियस ईयर्स में 720 डेज का स्टे है। तो पहला स्टेप क्या होगा? तो पहला स्टेप बेटा क्या होता है? स्पेशल रूल चेक करो अप्लाई हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ क्या शिप क्रू रूल अप्लाई हो रहा है? यहाँ सर शिप क्रू रूल अप्लाई नहीं हो रहा है क्योंकि शिप इज़ नॉट एन इंडियन शिप, शिप तो थाईलैंड शिप है। तो शिप क्रू रूल अप्लाई नहीं होगा और कोई स्पेशल रूल अप्लाई नहीं हो रहा है तो अब हम क्या करेंगे? हम सीधे जनरल रूल में जाएंगे। जनरल रूल में जाएंगे और स्टे इन इंडिया क्या है? हम ऑलरेडी ऊपर निकाल चुके हैं 152 डेज। ओके, तो 182 डे रूल में बेसिक स्टे कंडीशन रेसिडेंट बनने की 182 डेज या उससे ज़्यादा इन द करेंट प्रीवियस ईयर, क्योंकि 152 डेज है तो ये सेटिस्फाई नहीं हो रही है। 60 डे रूल में चलो देखो भाई, दो बेसिक स्टे कंडीशन हैं। पहली क्या है? 60 डेज और मोर इन द करेंट प्रीवियस ईयर, ये 152 डेज है तो ये सेटिस्फाई हो रही है। दूसरी क्या है? 365 डेज और मोर इन द प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर्स, तो यहाँ तो दिया ही हुआ है 500 डेज, तो ये भी सेटिस्फाई हो रही है। तो दोनों बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो सुमन रेसिडेंट बन जाएगा किस रूल में? 60 डे रूल में बन जाएगा।
तो अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट देखेंगे कि वो ROR है कि RNOR है। उसके लिए हम सेकेंडरी स्टे कंडीशंस देखेंगे। पहली क्या थी, NR है क्या वो 9 आउट ऑफ 10 प्रीसीडिंग 10 प्रीवियस ईयर्स, तो यहाँ दिया हुआ है 9 ईयर्स के लिए है, तो ये सेटिस्फाई हो रही है। और 729 डेज और लेस इन द प्रीसीडिंग 7 प्रीवियस ईयर्स, तो क्वेश्चन में तो 720 दिया हुआ है, 720 डेज दिया हुआ है, तो ये भी सेटिस्फाई हो रही है। तो दोनों सेकेंडरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, कोई भी एक सेटिस्फाई हो जाए वही काफ़ी है। तो क्या बन जाएगा सुमन, RNOR बन जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हमको सॉल्व करना है। अब हम देखेंगे एम्प्लॉयमेंट रूल की एप्लीकेशन। डिटरमाइन द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर इंडिया, a citizen of India, in the following situations for AY 24-25. He leaves for US on 1st July 23. His stay in India during the last 4 previous years is 175, 75 and 150 days. Situation 1 में कह रहे हैं कि पर्पस क्या है, वो बाहर क्यों जा रहा है, he is leaving for employment। तो इसमें हमने क्या देखा था स्पेशल रूल्स में, देखो एम्प्लॉयमेंट रूल हमने देखा था ना स्पेशल रूल में, सिटीजन ऑफ इंडिया अगर है हु लीव्स इंडिया इन द प्रीवियस ईयर फॉर द पर्पसेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, तो स्पेशल रूल लग जाता है ये। और 182 डेज या उससे ज़्यादा होना चाहिए रेसिडेंट बनने के लिए, और फिर सेकेंडरी स्टे कंडीशंस चेक करो। ठीक है, तो हम देखते हैं कि क्या एम्प्लॉयमेंट रूल इस केस में हमारा लग रहा है। तो एम्प्लॉयमेंट रूल हमारा इस केस में लग रहा है। क्यों लग रहा है, क्योंकि मिस्टर इंडिया एक तो सिटीजन ऑफ इंडिया है, ही इज़ लिविंग इंडिया इन द प्रीवियस ईयर, और क्वेश्चन में दिया हुआ है फॉर द पर्पसेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। तो इसलिए स्टे इन इंडिया कैलकुलेट करते हैं। स्टे इन इंडिया क्या है, ही लीव्स फॉर US ऑन 1st जुलाई 23, तो 1st जुलाई 23 को इंक्लूड करना पड़ेगा, तो 1st अप्रैल से 1st जुलाई 23 तक का पीरियड निकलेगा 92 डेज। और एम्प्लॉयमेंट रूल में बेसिक स्टे कंडीशन रेसिडेंट बनने के लिए क्या थी, 182 डेज या उससे ज़्यादा होना चाहिए, ये तो 92 डेज ही है, तो ये सेटिस्फाई नहीं है। तो एम्प्लॉयमेंट रूल मतलब स्पेशल रूल के अंडर वो रेसिडेंट बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो हम सीधा क्या करेंगे, जनरल रूल में जाने की ज़रूरत नहीं है, अब हम सीधा एक बार स्टेटलेस रूल चेक कर लेंगे। और स्टेटलेस रूल हो अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं है क्वेश्चन में। टोटल इनकम फ्रॉम इंडियन सोर्सेज की तो डिटेल्स नहीं दी हुई हैं, तो मालूम नहीं कर पा रहे, तो हम एज्यूम कर लेंगे कि स्टेटलेस रूल डज नॉट अप्लाई, और इसलिए अल्टीमेटली उसको हम बना देंगे नॉन रेजिडेंट। अब सिचुएशन 2 पे आते हैं। सिचुएशन 2 में वो क्यों बाहर जा रहा है इंडिया के, ही इज़ लीविंग फॉर वेकेशन, घूमने फिरने बाहर जा रहा है। प्रीसीडिंग 10 प्रीवियस ईयर में कभी भी वो नॉन रेजिडेंट नहीं बना, और प्रीसीडिंग 7 प्रीवियस ईयर्स में उसका स्टे 1800 डेज इंडिया में रहा है। तो पहला स्टेप, स्पेशल रूल अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट रूल देखो अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं, क्योंकि ही इज़ नॉट लिविंग इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट, ही इज़ लिविंग इंडिया फॉर वेकेशन, तो स्पेशल रूल अप्लाई नहीं हो रहा है। अब क्या करें, अब सीधे हम जनरल रूल में जाएंगे। जनरल रूल में चलो देखो 182 डे रूल में देखो कि वो रेसिडेंट बन रहा है कि नहीं, 182 डेज या उससे ज़्यादा है कि नहीं करंट प्रीवियस ईयर में, नहीं, क्योंकि 92 डेज़ का ही स्टे है, तो नॉट सेटिस्फाइड, 182 डे रूल के अंडर वो रेसिडेंट नहीं बन रहा है। तो अब 60 डे रूल में देखो दो बेसिक स्टे कंडीशन है, पहली देखो 60 डेज या उससे ज़्यादा इन द करंट प्रीवियस ईयर, हाँ यस, क्योंकि 92 डेज़ की स्टे है तो ये सेटिस्फाई हो रही है। 365 डेज और मोर इन द प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर्स, यस, क्योंकि क्वेश्चन में ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है, इसको टोटल कर लो तो 365 डेज है उससे ज़्यादा आ रही है, तो ये भी सेटिस्फाइड है। तो 60 डे रूल के अंडर दोनों बेसिक स्टे कंडीशन सेटिस्फाई होने के कारण वो इस रूल के अंडर रेसिडेंट बन रहा है। तो अब देख लो कि वो ROR है कि RNOR है। तो फर्स्ट सेकेंडरी स्टे कंडीशन क्या है कि वो NR है क्या 9 आउट ऑफ 10 प्रीसीडिंग 10 प्रीवियस ईयर्स, यहाँ तो दिया हुआ है कि भाई वो किसी में भी नहीं है, किसी में भी नहीं है, तो नॉट सेटिस्फाइड। दूसरी क्या कंडीशन है सेकेंडरी स्टे कंडीशन की, 729 डेज और लेस इन द प्रीसीडिंग 7 प्रीवियस ईयर्स, ये भी सेटिस्फाई नहीं हो रही, क्योंकि ये तो भैया 1800 डेज है। तो दोनों ही कोई भी सेकेंडरी स्टे कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। इसका मतलब क्या बन जाएगा रेसिडेंशियल स्टेटस, रेसिडेंशियल स्टेटस बन जाएगा ROR। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं विजिट रूल की एप्लीकेशन का। Miss Rashmi visits India every year to meet her friends and relatives. Her stay is 70 days during the previous year 23-24. She came to India and stayed for 100 days in each of the preceding 4 previous years. Determine her residential status for AY 24-25 in the following situations, assuming her total income other than income from foreign sources for previous year 23-24, मतलब current previous year is rupees 5 lakh. Situation 1. She is a citizen of Finland. Okay.
ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स वर बॉर्न इन इंडिया, वर बॉर्न इन, इसको लिख दो बॉर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया, ओके। सेल्फ पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स वर बॉर्न इन फिनलैंड। प्रीसीडिंग 10 प्रीवियस ईयर्स में शी इज़ एनआर इन 5 ईयर्स, और प्रीसीडिंग 7 प्रीवियस ईयर्स में वो 800 डेज के लिए है। तो अब स्पेशल रूल अप्लाई होगा कि नहीं? शी इज़ कमिंग टू इंडिया ऑन अ विजिट टू इंडिया, विजिट रूल या विजिट एंड इनकम रूल, कोई भी अप्लाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो ना तो सिटीजन ऑफ इंडिया है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि वो सिटीजन ऑफ फिनलैंड है, और पीआईओ भी नहीं है, पीआईओ भी नहीं है, क्योंकि पीआईओ के लिए क्या कंडीशन होती है? शी और एनी ऑफ हर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट शुड बी बॉर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया। यहाँ पर अनडिवाइडेड इंडिया में कौन बॉर्न हुआ है? ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स बॉर्न हुए हैं। ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स पीआईओ के डेफिनेशन में रेफर्ड नहीं है, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। तो इसलिए पीआईओ भी नहीं है, सीयूआई भी नहीं है, तो इसलिए स्पेशल रूल अप्लाई नहीं होगा। अब स्पेशल रूल अप्लाई नहीं होगा तो हम सीधे कहाँ जाएंगे? हम जनरल रूल में चले जाएंगे। अब वहाँ देखो 182 डे रूल में बेसिक स्टे कंडीशन चेक करो। रेसिडेंट बनने के लिए 182 डेज या ज़्यादा उससे इन और मोर इन द करंट प्रीवियस ईयर, तो उसकी करंट ईयर में स्टे क्या है? क्वेश्चन में दिया हुआ है 70 डेज, तो भाई 182 डेज से तो कम है ये, तो ये नॉट सेटिस्फाइड। तो ये 182 डे रूल में रेसिडेंट नहीं बन रही है, तो 60 डे रूल चेक कर लो। पहली बेसिक स्टे कंडीशन क्या है? 60 डेज और मोर इन द करंट प्रीवियस ईयर, क्योंकि 70 डेज है तो ये सेटिस्फाई हो रहा है। दूसरी स्टे कंडीशन क्या है? 365 डेज और मोर इन द प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर्स, ये भी सेटिस्फाई हो रही है क्योंकि 400 डेज है। क्यों? क्योंकि उसमें लिखा हुआ है स्टेट फॉर 100 डेज इन ईच ऑफ द प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर्स। तो क्योंकि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं 60 डे रूल में, तो 60 डे रूल के अंडर वो रेसिडेंट बन जाएगी। और फिर हम चेक करेंगे सेकेंडरी स्टे कंडीशंस। पहली क्या थी कि भाई 9 आउट ऑफ 10 प्रीसीडिंग 10 प्रीवियस ईयर्स में वो नॉन रेसिडेंट है कि नहीं, तो क्वेश्चन में तो 5 साल ही दिया हुआ है, तो ये सेटिस्फाई नहीं हो रही है। और फिर 729 डेज और लेस इन द प्रीसीडिंग 7 प्रीवियस ईयर्स है कि नहीं, तो क्वेश्चन में तो 800 डेज दिया हुआ है, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं हो रही है। दोनों ही सेकेंडरी स्टे कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही हैं, तो रेसिडेंशियल स्टेटस क्या बन जाएगा? आरओआर बन जाएगा। अब सिचुएशन 2 पे आओ। सिचुएशन 2 पे देखो, मिस रश्मि इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स बॉर्न इन फिनलैंड। इतनी डिटेल्स दी हुई हैं। अब स्पेशल रूल लगेगा कि नहीं? विजिट रूल लग जाएगा। क्यों? क्योंकि शी इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया हु कम्स ऑन अ विजिट टू इंडिया इन द प्रीवियस ईयर, एंड हर टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज इज अप टू 15 लाख। 5 लाख दिया हुआ है ना, तो 15 लाख से तो एक्सीड नहीं कर रही, तो यही तो विजिट रूल की कंडीशंस थी। विजिट रूल की कंडीशंस थी सिटीजन ऑफ इंडिया who comes on a visit to India in the previous year having total income other than income from foreign sources up to 15 lakh in the previous year, विजिट रूल लगेगा। और बेसिक स्टे कंडीशन के अंडर रेसिडेंट कब बनेगा? जब 182 डेज या उससे ज़्यादा हो प्रीवियस ईयर में। और फिर उसके बाद आर एन ओ आर चेक करेंगे, तो इस केस में क्या रहेगा? तो यहाँ पर सिचुएशन 2 में विजिट रूल लग रहा है, तो इसमें बेसिक स्टे कंडीशंस के अंडर रेसिडेंट कब माना जाएगा? व्हेन शी इज़ 182 डेज और मोर इन द करंट प्रीवियस ईयर, और यहाँ तो 70 डेज ही है, तो इसलिए भाई यहाँ तो रेसिडेंट नहीं बन रही है। यहाँ रेसिडेंट नहीं बन रही है, तो अब क्या हम जनरल रूल में जाएंगे? जनरल रूल में नहीं जाएंगे। स्टेटलेस रूल में फाइनली एक बार चेक कर लेते हैं। स्टेटलेस रूल क्या अप्लाई हो रहा है? नहीं अप्लाई हो रहा है, क्योंकि एक तो कंडीशन स्टेटलेस रूल में ये है कि टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज शुड बी मोर देन 15 लाख। थ्रेशोल्ड है ना वहाँ पर, तो यहाँ तो 5 लाख ही है, 15 लाख से ज़्यादा तो है नहीं, तो स्टेटलेस रूल में वो डीम्ड रेसिडेंट नहीं बन रही है, तो अल्टीमेटली रेसिडेंशियल स्टेटस क्या बन जाएगा? नॉन रेसिडेंट का बन जाएगा। चलो अब अगला इलस्ट्रेशन देखते हैं विजिट रूल एंड इनकम रूल की एप्लीकेशन का। मिस्टर फिन लिविंग इन फिनलैंड विजिट्स इंडिया ऑन अ प्रोजेक्ट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23-24 डिटरमाइन हिज रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर AY 24-25 इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। ही इज लायबल टू टैक्स अब्रॉड। सिचुएशन 1 में सिटीजन ऑफ इंडिया और PIO, यस। Total income other than income from foreign sources 10 lakh. Stay in India during current previous year 180 days. Stay in India during preceding 4 previous years 400 days. Residential status for preceding 10 previous years NR in 9 years. Stay particulars for preceding 7 previous years 500 days. Situation 1, सबसे पहला स्टेप, स्पेशल रूल अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है? विजिट रूल अप्लाई हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि वो या तो सिटीज़न ऑफ इंडिया या PIO है, क्वेश्चन में दिया हुआ है।
ओके, एंड ही कम्स ऑन अ विजिट टू इंडिया इन द प्रीवियस ईयर, ठीक, एंड हिज टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज इज अप टू 15 लाख। यहाँ 10 लाख दिया हुआ है ना, यही तो विजिट रूल की कंडीशंस है, तो विजिट रूल अप्लाई होने लगेगा। अब विजिट रूल के अंडर वो रेसिडेंट कब बनेगा, व्हेन ही इज़ 182 डेज और मोर इन द करेंट प्रीवियस ईयर। और यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यहाँ तो 180 डेज ही दिया हुआ है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, मतलब ये विजिट रूल के अंडर मिस्टर फिन इज़ नॉट अ रेसिडेंट। जनरल रूल में हम नहीं जाएंगे, सीधा एक बार स्टेटलेस रूल जाके चेक कर लो कि वो डीम रेसिडेंट बन रहा है कि नहीं बन रहा है, पर इस केस में वो नहीं बन रहा है, क्योंकि दो इंपॉर्टेंट कंडीशंस स्टेटलेस रूल की सेटिस्फाई नहीं हो रही हैं। क्यों नहीं हो रही हैं, क्योंकि एक तो टोटल इनकम फ्रॉम इंडियन सोर्सेज 15 लाख से ज़्यादा नहीं है, यहाँ तो 10 लाख ही दिया हुआ है, ठीक है, और दूसरा यहाँ लिखा हुआ है ही इज़ लाइबल टू टैक्स अब्रॉड, तो कंडीशन क्या थी, ही शुड नॉट बी लाइबल टू टैक्स अब्रॉड इन एनी अदर कंट्री और टेरिटरी। तो ये दोनों ही कंडीशंस सेटिस्फाई नहीं हो रही हैं, तो स्टेटलेस रूल में भी डीम रेसिडेंट नहीं है, तो अल्टीमेटली रेसिडेंशियल स्टेटस क्या बना, नॉन रेसिडेंट का बन गया, ठीक है। अब सिचुएशन 2 में देखो, सिटीजन ऑफ इंडिया और पीआईओ, यस, टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज 20 लाख, ओके, और बाकी ये डिटेल सिचुएशन 1 की तरह सेम है। तो सिचुएशन 2 में क्या रहेगा भाई, स्पेशल रूल सबसे पहले चेक करेंगे, कोई स्पेशल रूल अप्लाई हो रहा है इस केस में, हो रहा है जी, विजिट एंड इनकम रूल अप्लाई हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि एक तो वो सिटीजन ऑफ इंडिया या पीआईओ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ही कम्स ऑन अ विजिट टू इंडिया इन द प्रीवियस ईयर एंड इज टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज इज मोर देन 15 लाख। यही तो कंडीशंस हैं विजिट एंड इनकम रूल की। तो अब विजिट एंड इनकम रूल में रेसिडेंट बनने के लिए दो बेसिक कंडीशंस होती थी, दो बेसिक कंडीशंस होती थी विजिट एंड इनकम रूल के लिए, एक तो 120 डेज और मोर इन द प्रीवियस ईयर, दूसरा 365 डेज और मोर इन द प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर्स। फिर अगर वो 182 डेज से कम है इन द प्रीवियस ईयर तो वो RNOR बन जाएगा, अगर 182 डेज या उससे ज़्यादा है तो विजिट एंड इनकम रूल से निकल कर हम जनरल रूल 182 डे रूल में पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो अब देखो किस तरीके से सॉल्व करेंगे सिचुएशन 2 को। यहाँ विजिट एंड इनकम रूल सिचुएशन 2 में अप्लाई हो रहा है, तो पहली बेसिक स्टे कंडीशन क्या थी, 120 डेज और मोर इन द करेंट प्रीवियस ईयर, तो यहाँ तो 180 डेज दिया हुआ है, तो ये सेटिस्फाई हो रही है। दूसरी क्या थी, 365 डेज और मोर इन द प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर्स, यहाँ क्या दिया हुआ है, 400 दिया हुआ है, तो ये भी सेटिस्फाई हो रही है। दोनों बेसिक स्टे कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, तो वो विजिट एंड इनकम रूल के अंडर रेसिडेंट बन जाएगा। अब देखना ये है कि क्या वो 182 डेज से कम है उसकी स्टे, तो 180 डेज है, सॉरी 182 डेज से कम है उसकी स्टे इन द प्रीवियस ईयर, तो ये 180 डेज दिया हुआ है, तो 182 डेज से कम है, तो इसलिए क्या बन जाएगा, विजिट एंड इनकम रूल के अंडर उसका रेसिडेंशियल स्टेटस बन जाएगा ऑफ दैट ऑफ अ RNOR। सिचुएशन 3 में देखो, सिटीजन ऑफ इंडिया और पीआईओ है, यस, टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज 20 लाख है, प्रीवियस ईयर में स्टे 110 डेज है, और बाकी ये तीनों डिटेल सिचुएशन 1 और सिचुएशन 2 जैसी सेम है। तो सिचुएशन 3 में स्पेशल रूल अप्लाई होगा, होगा, क्यों होगा, अच्छा कौन सा होगा, विजिट एंड इनकम रूल अप्लाई होगा, क्यों, क्योंकि सिटीजन ऑफ इंडिया या पीआईओ है, हु कम्स ऑन अ विजिट टू इंडिया इन द प्रीवियस ईयर एंड इज टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज इज मोर देन 15 लाख, यहाँ पर 20 लाख दिया हुआ है। तो रेसिडेंट बनने के लिए दो बेसिक स्टे कंडीशन होती हैं, फर्स्ट स्टे कंडीशन ऑफ 120 डेज और मोर इन द करेंट प्रीवियस ईयर, ये भैया सेटिस्फाई नहीं हो रही है, क्यों, क्योंकि 110 डेज के लिए भाई साहब हैं यहाँ पर। दूसरी कंडीशन 365 डेज और मोर इन द प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर, वो सेटिस्फाई हो रही है क्योंकि 400 डेज है, लेकिन क्योंकि दोनों बेसिक स्टे कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही हैं, तो विजिट एंड इनकम रूल के अंडर मिस्टर फिन इज नॉट अ रेसिडेंट। तो हम फाइनली क्या करेंगे, अब हम स्टेटलेस रूल में एक बार जाके चेक कर लेंगे, स्टेटलेस रूल अप्लाई हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि ही इज लाइबल टू टैक्स अब्रॉड, तो स्टेटलेस रूल अप्लाई नहीं होगा, तो इसलिए वहाँ भी डीम रेसिडेंट नहीं बन रहा है, तो फाइनली उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या बन जाएगा, नॉन रेसिडेंट का बन जाएगा। अब फाइनली सिचुएशन 4 पे आ जाओ, सिटीजन ऑफ इंडिया या पीआईओ है, नहीं, दोनों ही नहीं है, टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज 20 लाख, ओके, बेसिकली ये जितनी डिटेल्स हैं ये सिचुएशन 3 जैसी हैं, सेम, बस फ़र्क इतना है कि यहाँ पर सिटीजन ऑफ इंडिया या पीआईओ दोनों ही नहीं है। तो अब क्या कोई स्पेशल रूल लगेगा, नहीं लगेगा,
क्योंकि सिटीजन ऑफ इंडिया भी नहीं है, PIO भी नहीं है, तो स्पेशल रूल नहीं लगेगा। आप क्या करेंगे, अब भैया जनरल रूल में जाओ सीधे। तो जनरल रूल में जाओ तो सबसे पहले 182 डे रूल देखो। स्टे कंडीशन क्या है रेसिडेंट बनने के लिए, 182 डे रूल या उससे ज़्यादा इन द करंट प्रीवियस ईयर। यहाँ पर तो 110 डेज दिया हुआ है, तो ये तो सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो अब ऑल्टरनेटिव रूल 60 डे रूल में जाओ। पहली बेसिक स्टे कंडीशन चेक करो, 60 डेज और मोर इन द करंट प्रीवियस ईयर, तो 110 डेज है ना, तो वो सेटिस्फाई हो रही है। और प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर्स में 365 डेज और मोर, तो यहाँ क्या है, यहाँ तो 400 दिया हुआ है, तो ये सेटिस्फाई हो रही है। तो दोनों बेसिक स्टे कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, तो ये रेसिडेंट बन जाएगा 60 डे रूल के अंडर। अब RNOR देख लो। तो सेकेंडरी स्टे कंडीशन पहली वाली क्या है, NR in 9 आउट ऑफ 10 प्रीसीडिंग 10 प्रीवियस ईयर्स, तो यहाँ तो दिया ही हुआ है NR in 9 ईयर्स, तो ये सेटिस्फाई हो रही है। और 729 डेज और लेस इन द प्रीसीडिंग 7 प्रीवियस ईयर्स, 500 डेज है, तो ये भी सेटिस्फाई हो रही है। तो दोनों सेकेंडरी स्टे कंडीशन सेटिस्फाई होने के कारण उसका रेसिडेंशियल स्टेटस बन जाएगा RNOR। अगला इलस्ट्रेशन, स्टेटलेस रूल, विजिट एंड इनकम रूल, इन तीनों की एप्लीकेशन देखते हैं। मिस्टर राकेश लिव्स अब्रॉड and he is not liable to tax in any other country or territory by reason of his domicile, residence or any other criteria of similar nature. Determine his residential status for AY 24-25 in the following situation. Situation 1, citizen of India है क्या? Yes. Total income other than income from foreign sources 20 lakh. Stay in India during visit in the previous year, सिर्फ 10 days का stay रहा है previous year में इंडिया में। Preceding 4 previous years में 400 days, preceding 10 previous years में he is NR in 8 years, preceding 7 previous years में 600 days का स्टे रहा है। तो सबसे पहला स्टेप क्या, चेक करो स्पेशल रूल कोई लग रहा है कि नहीं, बताओ। विजिट एंड इनकम रूल यहाँ लग रहा है। क्यों लग रहा है, क्योंकि ये सिटीजन ऑफ इंडिया है। हु कम्स ऑन अ विजिट टू इंडिया इन द प्रीवियस ईयर एंड इज टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज इज मोर देन 15 लाख, या तो 20 लाख दिया हुआ है, तो विजिट एंड इनकम रूल सीधे सीधे अप्लाई हुआ कि नहीं। तो यहाँ पर रेसिडेंट बनने के लिए दो बेसिक स्टे कंडीशन होती हैं। पहली क्या, 120 डेज और मोर इन द करंट प्रीवियस ईयर, क्योंकि सिर्फ 10 दिन का स्टे है, तो ये तो क्लियरली सेटिस्फाई ही नहीं हो रही है। और दूसरी क्या है, 365 डेज और मोर इन द प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर्स, जो कि 400 डेज है, ये सेटिस्फाई हो रही है। लेकिन दोनों बेसिक स्टे कंडीशन क्योंकि सेटिस्फाई नहीं हो रही हैं, तो वो विजिट एंड इनकम रूल के अंडर रेसिडेंट नहीं है। तो जनरल रूल में तो जाएंगे नहीं, क्योंकि स्पेशल रूल अप्लाई हो रहा है और उसमें रेसिडेंट है नहीं। तो अब सीधे स्टेटलेस रूल में एक बार चेक कर लेते हैं। स्टेटलेस रूल लग रहा है कि नहीं लग रहा है, स्टेटलेस रूल लग रहा है। कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं स्टेटलेस रूल में, याद करो क्या डिस्कस किया था हमने। पहली, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। दूसरी, टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज 15 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए। तीसरी, शुड नॉट बी लायबल टू टैक्स इन एनी अदर कंट्री और टेरिटरी बाय रीजन ऑफ हिज डोमिसाइल रेसिडेंस और एनी अदर क्राइटेरिया ऑफ सिमिलर नेचर। तो क्या होगा, डीम कर लिया जाएगा कि वो रेसिडेंट है और फिर RNOR बना दिया जाएगा। तो अपने क्वेश्चन में क्या है, अपने क्वेश्चन में देखो, ही इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, क्वेश्चन में दिया हुआ है। टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज 15 लाख से ज़्यादा है, क्योंकि 20 लाख दी हुई है। एंड ही इज़ नॉट लाइबल टू टैक्स इन एनी अदर कंट्री और टेरिटरी, ये दिया हुआ है, नॉट लाइबल टू टैक्स इन एनी अदर कंट्री और टेरिटरी। तो स्टेटलेस रूल अप्लाई हो जाएगा और डीम्ड रेसिडेंट बन जाएगा और RNOR माना जाएगा। सिचुएशन 2 में क्या रहेगा, सिचुएशन 2 में सिटीजन ऑफ इंडिया है, हाँ है। टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज 10 लाख है, करंट प्रीवियस ईयर में 100 डेज रहा है, और बाकी सिचुएशन 1 जैसी सेम इन्फॉर्मेशन है। तो सिचुएशन 2 में स्पेशल रूल, सबसे पहला स्टेप स्पेशल रूल लगेगा कि नहीं, हाँ लगेगा जी। कौन सा लगेगा जी, विजिट रूल लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि सिटीजन ऑफ इंडिया है, ही कम्स ऑन अ विजिट टू इंडिया इन द प्रीवियस ईयर एंड इज टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज इज अप टू 15 लाख, देखो 10 लाख दिया हुआ है, तो विजिट रूल लगेगा। अब विजिट रूल लगेगा तो बेसिक स्टे कंडीशन उसमें क्या है, रेसिडेंट बनने के लिए 182 डेज या उससे ज़्यादा इन द करंट प्रीवियस ईयर, पर यहाँ तो 100 डेज ही है, तो ये तो सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो ये स्पेशल रूल में तो रेसिडेंट नहीं बन रहा, तो जनरल रूल में जाना नहीं है। स्टेटलेस रूल एक बार चेक कर लेंगे। स्टेटलेस रूल लग रहा है क्या, स्टेटलेस रूल में ये डीम रेसिडेंट नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। कौन सी नहीं, टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज इज नॉट मोर देन 15 लाख, क्योंकि यहाँ तो 10 लाख है।
तो स्पेशल रूल में वो रेजिडेंट बन नहीं रहा है, स्टेटलेस रूल अप्लाई हो नहीं रहा है, तो अल्टीमेटली रेजिडेंशियल स्टेटस क्या बन जाएगा, नॉन रेजिडेंट बन जाएगा। अगला इलस्ट्रेशन देखते हैं स्टेटलेस रूल पे। मिस्टर जेड इंडियन सिटीजन रन्स अ बिजनेस इन कंट्री एक्स इन द मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट में कंट्री एक्स है, कंट्री एक्स में बिजनेस रन कर रहा है कौन, मिस्टर जेड, और ये इंडियन सिटीजन है। ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 23-24 ही विजिट्स इंडिया ओनली फॉर 35 days. His business income is 20 lakh from country X earned and received there. Accrual horizon मतलब वहीं हो रहा है, 20 lakh from country X, but he is not liable to income tax in that country under its taxation laws. ठीक है, अब एक और कंट्री है, कंट्री वाई। He has also earned interest of rupees 5 lakh in country Y, earned and received there. It is accruing or arising there. Though he is liable to income tax in country Y, liable है, लेकिन he has been exempted from such liability under notification. ठीक है, अब इंडिया की बात करें, he owns a house in Chennai from which he earned income of rupees 16 lakh computed during the year, computed under the head income from house property. Determine the residential status of Mr. Z for AY 24-25. अब देखो, मिस्टर जेड इज एन इंडियन सिटीजन, ओके, बीइंग इन इंडिया फॉर 35 days, ही इज नॉट अ रेसिडेंट अंडर एनी स्पेशल और जनरल रूल। क्योंकि हम एक बार देख चुके हैं, एक छोटी सी ट्रिक होती है, अगर 60 days से भी कम की स्टे है इंडिया में तो समझ लो नॉन रेसिडेंट है। अगर स्टेटलेस रूल अप्लाई नहीं हो रहा है तो वो नॉन रेसिडेंट है। इतना तो हम कह सकते हैं कि वो रेसिडेंट नहीं है, स्पेशल रूल में भी नहीं है, जनरल रूल में भी नहीं है, क्योंकि 60 days से कम है, तो सीधे सीधे तो ये क्लियर हो गई चीज़। तो अब हमको देखना है कि फाइनली स्टेटलेस रूल में वो डीम रेसिडेंट बनेगा कि नहीं बनेगा। तो हिज टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज ऑफ रुपीज 16 lakh इज मोर देन 15 lakh। टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज कौन सी है, कंट्री एक्स और कंट्री वाई वाली तो इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स है। हाउस इन चेन्नई से जो 16 lakh की इनकम आ रही है वो इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स नहीं है, तो 16 lakh विल बी इंडियन टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज। 15 lakh की थ्रेशोल्ड है स्टेटलेस रूल में, 15 lakh से ज़्यादा होनी चाहिए, तो ये 15 lakh से ज़्यादा है, ओके। तो स्टेटलेस रूल में क्या कंडीशन होती है, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, वो सेटिस्फाई हो रहा है। टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज 15 lakh से ज़्यादा होनी चाहिए, वो सेटिस्फाई हो रही है। तीसरी क्या होती है, ही शुड नॉट बी लाइबल टू टैक्स इन एनी अदर कंट्री और टेरिटरी, वो यहाँ सेटिस्फाई नहीं हो रही कंडीशन। क्यों, क्योंकि ही इज लाइबल टू इनकम टैक्स इन कंट्री वाई बट सब्सिक्वेंटली एग्जेम्प्टेड, सो ही कैन बी सेड टू बी लाइबल टू टैक्स इन कंट्री वाई। कंट्री एक्स की अगर हम बात करें तो ही इज़ नॉट लाइबल टू इनकम टैक्स इन कंट्री एक्स, लेकिन कंट्री वाई में आके चीज़ गड़बड़ हो रही है। कंट्री वाई में ही इज़ लाइबल टू इनकम टैक्स, वो ये नहीं कह सकता कि भाई मैं तो एग्जेम्प्ट हूँ अंडर एन नोटिफिकेशन तो आई एम नॉट लाइबल टू टैक्स, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। लाइबल टू टैक्स है आप, एग्जेम्प्ट है वो अलग बात है, नोटिफिकेशन कभी भी विड्रॉ किया जा सकता है, बट यू आर लाइबल टू टैक्स इन दैट कंट्री। तो क्योंकि आप लाइबल टू टैक्स हैं तो स्टेटलेस रूल इज आउट ऑफ क्वेश्चन, तो उसमें आप डीम रेसिडेंट नहीं बनेंगे। Hence, it does not satisfy all the condition of stateless rule. Consequently, he will be a non-resident in India for AY 24-25. ओके, मान लो अगर सर कंट्री वाई में भी कोई इनकम टैक्स लाइबिलिटी नहीं होती, कंट्री वाई में इनकम टैक्स लाइबिलिटी इन द फर्स्ट प्लेस ही नहीं होती, तब क्या आंसर होता सर, तब वो तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाती, नॉट लाइबल टू टैक्स इन एनी अदर कंट्री और टेरिटरी। कंट्री एक्स में भी नॉट लाइबल टू टैक्स, कंट्री वाई में भी नॉट लाइबल टू टैक्स, तो इसलिए स्टेटलेस रूल लग जाता और उसको डीम रेसिडेंट मान लिया जाता और फिर उसको RNOR मान लिया जाता फॉर AY 24-25। ठीक, तो इस तरीके से रहता। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज, टोटल इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज कंप्यूट करते हैं ना हम, उससे रिलेटेड एक इलस्ट्रेशन देखते हैं, उसकी एप्लीकेशन कैसे होती है। Sushant is a citizen of India, employed with a Japanese company and posted in Tokyo. Citizen of India है लेकिन जापान में काम कर रहा है, वहीं रह रहा है। He is liable to tax in Japan. He has shared following particulars for previous year 23-24. ये देखो दो सिचुएशंस हैं और इनमें इनकम की ये डिटेल दी हुई है। Sushant was in India for a total of 400 days during the previous years 1922, 22, 23, मतलब preceding 4 previous years. He came on a visit to India for 150 days during current previous year 23-24. Determine his residential status for previous year 23-25. इस तरीके से है। तो सिचुएशन 1,
सिचुएशन 1 में क्या रहेगा? सिचुएशन 1 में सबसे पहला स्टेप क्या होगा? हम देखेंगे कि स्पेशल रूल को अप्लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है। विजिट रूल यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, क्यों? क्योंकि सुशांत इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, क्वेश्चन में दिया हुआ है, हु कम्स ऑन अ विजिट टू इंडिया इन द प्रीवियस ईयर एंड हिज टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज इज अप टू 15 लाख, नॉट मोर देन 15 लाख। तो विजिट रूल अप्लाई होगा। तो यहाँ पर हमने क्या कंप्यूट किया? टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज कंप्यूट किया, तभी हम पता लगा पाए कि भाई ये विजिट रूल के अंदर फॉल कर रहा है। तो क्वेश्चन ये अब आएगा कि हम किस तरीके से इसको कंप्यूट करेंगे। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जब टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज का मतलब होता है कि इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज को निकालो, उसको टोटल इनकम का पार्ट नहीं बनाओ, एक्सक्लूड कर दो, बाकी सब को कंप्यूट करके टोटल इनकम को निकाल लो और फिर वो देखो कि 15 लाख की जो थ्रेशोल्ड है उससे कम है या 15 लाख या उससे ज़्यादा है। इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज में क्या इंक्लूड होता है? इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज में वो इनकम जो कि एक्रू हो रही है या अराइज हो रही है इंडिया के बाहर, आउटसाइड इंडिया, लेकिन वो डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया नहीं है। एक एक्सेप्शन होता है कि भले ही वो इंडिया के बाहर एक्रू या अराइज हो रही है, लेकिन अगर वो बिजनेस का केस है और अगर बिजनेस इंडिया से कंट्रोल हो रहा है, या अगर प्रोफेशन का केस है और प्रोफेशन इंडिया में सेटअप है, तो भी वो भले ही वो एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया हो रही है, लेकिन फिर भी वो इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज नहीं मानी जाएगी। ठीक, अब देखो, अब हमारे क्वेश्चन में हमको क्या करना पड़ेगा? हमको कंप्यूट करना पड़ेगा टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज, ये हमको कंप्यूट करना पड़ेगा। अब देखो, इनकम की डिटेल सिचुएशन 1 में और सिचुएशन 2, इन दोनों का ही कंप्यूटेशन कर लेते हैं हम एक साथ। ठीक है, देखते हैं कि दोनों में क्या फ़र्क रहेगा। तो पहला आइटम क्या है? इनकम फ्रॉम सैलरी रिसीव्ड इन टोक्यो। तो इट इज़ इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स एक्रूइंग और अराइजिंग आउटसाइड इंडिया, तो इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज कंप्यूट कर रहे हैं, तो इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज को हम फिर इंक्लूड नहीं करेंगे। इनकम फ्रॉम इंडियन सोर्सेज को हम इंक्लूड करेंगे। दूसरा क्या है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया, 3 लाख और 4 लाख। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया को हम इंक्लूड करेंगे, क्योंकि इनकम एक्रूज और अराइजेज इन इंडिया, इट इज़ नॉट एक्रूइंग और अराइजिंग आउटसाइड इंडिया। तो ये इंडियन सोर्स इनकम है, तो 3 लाख और 4 लाख यहाँ पर ऐड कर देंगे। तीसरा, डिविडेंड फ्रॉम शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनीज। अब सेक्शन 9 में देखो, इंडियन कंपनी से अगर डिविडेंड मिल रहा है तो इट इज़ डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया, तो ये इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स नहीं है, तो इसलिए हम इसको ऐड करेंगे 1 लाख रुपए। ठीक है। इनकम फ्रॉम बिजनेस कैरीड ऑन इन जापान एंड कंट्रोल्ड इन इंडिया। अब बिजनेस जापान में हो रहा है तो इनकम इज एक्रूइंग और अराइजिंग आउटसाइड इंडिया, बट इंडिया से बिजनेस कंट्रोल हो रही है, तो इसलिए इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज नहीं मानी जाएगी, इंडियन सोर्सेज से इनकम मानी जाएगी। तो इसलिए 6 लाख और 12 लाख को हम इंक्लूड करेंगे दोनों सिचुएशंस में। ठीक है। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम अ प्रोफेशन कैरीड ऑन इन जापान विच इज सेटअप इन जापान। तो इनकम इज एक्रूइंग और अराइजिंग आउटसाइड इंडिया, और प्रोफेशन इंडिया में सेटअप नहीं है, जापान में सेटअप है, तो इसलिए इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज ही मानी जाएगी, इसलिए 4 लाख और 4 लाख हम इंक्लूड नहीं करेंगे। इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ जापान, इसका भी एक्रूअल और अराइजल इंडिया से बाहर हो रहा है, तो इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज मानी जाएगी, तो ये भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ग्रॉस टोटल इनकम, इन सबको टोटल करके ग्रॉस टोटल इनकम हमारी निकल आएगी 10 लाख और 17 लाख। ग्रॉस टोटल इनकम से क्या करते हैं हम? डिडक्शन अंडर चैप्टर BIA को अलाउ करते हैं। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, अमाउंट डिपॉजिटेड इन हिज PPF अकाउंट इन इंडिया, इसका मतलब सेक्शन 80C का डिडक्शन मिलना चाहिए, 1.5 लाख की लिमिट है, और अमाउंट डिपॉजिट भी 1.5 लाख का है, तो क्या करेंगे? 1.5 लाख का हम डिडक्शन दे देंगे, और फिर ये टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज निकल जाएगी 8,50,000 सिचुएशन 1 में और 15,50,000 सिचुएशन 2 में। मतलब सिचुएशन 1 में 15 लाख से ज़्यादा नहीं है, सिचुएशन 2 में 15 लाख से ज़्यादा है। ठीक। अब ये निकालने के बाद वी कम बैक टू डिटरमाइनिंग द रेजिडेंशियल स्टेटस। तो देखो, सिचुएशन 1 में पहला स्टेप, स्पेशल रूल अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। विजिट रूल अप्लाई हो रहा है, क्यों? नंबर 1, ही इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। नंबर 2, ही कम्स ऑन अ विजिट टू इंडिया इन द प्रीवियस ईयर। एंड नंबर 3 इज टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज इज अप टू 15 लाख। ऐसा हम नीचे कंप्यूट कर चुके हैं।
तो रेसिडेंट बनने के लिए बेसिक स्टे कंडीशन क्या है? 182 डेज या उससे ज़्यादा का करंट प्रीवियस ईयर में स्टे होना चाहिए। हो रहा है क्या? 150 डेज क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो नॉट सेटिस्फाइड, विजिट रूल के अंडर वो रेसिडेंट नहीं बन रहा है, स्पेशल रूल के अंडर रेसिडेंट नहीं बन रहा है। एक बार जाके स्टेटलेस रूल देख लो भाई, क्या स्टेटलेस रूल अप्लाई हो रहा है? नहीं सर, स्टेटलेस रूल भी अप्लाई नहीं हो रहा है। क्यों बेटा? क्योंकि टोटल इनकम इन अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज इज अप टू 15 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए। इस केस में ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। और दूसरी एक और कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, क्या? कि ही इज़ लाइबल टू टैक्स इन जापान। तो वो कंडीशन की ही शुड नॉट बी लाइबल टू टैक्स एल्सवेयर इन एनी अदर कंट्री और टेरिटरी, वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो स्टेटलेस रूल अप्लाई नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब उसका फाइनली रेसिडेंशियल स्टेटस क्या बना? नॉन रेसिडेंट का बन गया। अब सिचुएशन 2 में क्या था? टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज 15 लाख से ज़्यादा है, जैसा हम कंप्यूट कर चुके हैं। अब देखो पहला स्टेप, स्पेशल रूल अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। विजिट एंड इनकम रूल अप्लाई हो रहा है। क्यों? 1, ही इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। 2, he comes on a visit to India in the previous year. 3, his total income other than income from foreign sources is more than 15 lakh, जैसा हम कंप्यूट कर चुके हैं। तो अब इसमें रेसिडेंट बनने के लिए दो बेसिक स्टे कंडीशन होती हैं। पहली 120 डेज या उससे ज़्यादा इन द करंट प्रीवियस ईयर सेटिस्फाई हो रही है। क्यों? क्योंकि 150 डेज का स्टे है। दूसरा 365 डेज और मोर इन द प्रीसीडिंग 4 ईयर, वो भी सेटिस्फाई हो रही है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है 400 डेज। दोनों बेसिक स्टे कंडीशन रेसिडेंट बनने की सेटिस्फाई हो रही हैं, इसलिए वो स्पेशल रूल में रेसिडेंट बन जाएगा। अब क्योंकि विजिट एंड इनकम रूल की बात कर रहे हैं, तो देखो कि वो 182 या उससे ज़्यादा करंट प्रीवियस ईयर में है कि 182 डेज से लेस है। तो भैया 150 डेज के लिए है, तो 182 डेज से लेस है। इसका मतलब विजिट एंड इनकम रूल के अंडर रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन कर लेंगे, और वो क्या बनेगा? आर ओ आर बन नहीं सकता, सीधे सीधे आर एन ओ आर बन जाएगा। आर एन ओ आर बन जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस को डिटरमाइन करने के लिए। टैक्स बुक प्लस की अगर प्रैक्टिस बुक है तो ये देखो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं, B1 to B22 है, इतने सारे क्वेश्चंस हैं, वो सॉल्व करो। MCQs ये सब हैं, वो सब सॉल्व करो। ये सॉल्व करने के बाद उसमें प्रेजेंटेशन का मेथड देखो, उसको एक्यूरेटली सॉल्व करो। कोई डाउट हो, कोई क्लेरिफिकेशन हो, कोई समस्या हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी पूछना हो तो कमेंट में लिखो। अगर तुम्हारे पास मेरा व्हाट्सएप या टेलीग्राम नंबर है तो उसमें डायरेक्टली मुझसे पूछो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लो और लाइक ज़रूर करो, क्योंकि जब तुम लाइक करते हो तो लाइक माइंडेड स्टूडेंट्स के पास वीडियो पहुंचता है, तो उन सबको भी और ज़्यादा हेल्प होगी इस टॉपिक के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए। तो मेरी बेस्ट विशेज़ हैं तुम लोगों के साथ। सी यू वेरी सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। गुड लक एंड गुड बाय।